अब आ रही है क्या आवाज? ठीक है। देखे भाई, आज की क्लास को तुम्हारी का रखने का पर्पस ताकि टी स्कोर के बारे में तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो टी स्कोर जो है किस स्थिति में मैक्सिमम जुड़ेगा? अभी नहीं आ रही? तो आएगी धीरे धीरे। तो टी स्कोर किस स्थिति में मैक्सिमम जुड़ेगा और किस परिस्थिति में टी स्कोर आपका जो है लगभग, ये मान लो कि नंबर जो है एवरेज जुड़ेंगे, किस में कम जुड़ेंगे, तो वो स्थिति आप क्लियर कर सके। यानी पूरा स्कोर करने के बाद भी जो टी स्कोर की वैल्यू है 80 नहीं पहुंच पाती, तो उसका क्या रीजन है भाई? जनरली कॉन्सेप्ट तो सिंपल था, 50 + 10 x - m / SD ग्रेटर देन 42। तो आ जानी, आपके समझ में आ जाना चाहिए था, फिर भी कुछ लोगों के समझ में नहीं आया भाई, तो देख लें। बाकी ये बना हुआ तो काफी दिन का, लगभग 3 महीने पहले का पड़ा था, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि टाइम थोड़ा नहीं मिला कभी। तो एक्सेल सीट पे भी हम देखेंगे, पहले जनरल थोड़ी कुछ डिटेल देखते हैं भाई। भाई टी स्कोर की कैलकुलेशन है वो हम कैसे करते हैं ये हम जानेंगे कि टी स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और टी स्कोर जो है कब 80 पहुंचेगा, कब नहीं पहुंचेगा। मैक्सिमम लोगों का सवाल यही है कि किसी भी टॉपिक में 100% करने के बाद भी हमारा टी स्कोर 80 नहीं पहुंच रहा, और जब टी स्कोर 80 नहीं पहुंचेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आउट ऑफ 30 में से 30 भी आपके नहीं जुड़ेंगे। जब सभी टॉपिकों में जितना भी जो टी स्कोर है, पांचों सेक्शन के टोटल 6 टी स्कोर होते हैं, एक की मिनिमम वैल्यू 20 होती है, मैक्सिमम 80 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है 80 अगर सभी में हम प्राप्त करें तो 30% हमारा आउट ऑफ 30/30 जुड़ना पॉसिबल है। लेकिन पूरे क्वेश्चन करने के बाद भी, सही करने के बाद भी, 165 में से 165 क्वेश्चन सही करने के बाद भी ईच सेक्शन में जो टी स्कोर है वो 80 नहीं पहुंच पा रहा, तो इसका रीजन क्या है देखें भाई। तो उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा टी स्कोर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। अगर आपने जान रखी है तो अच्छी बात है, नहीं जान रखी तो और भी अच्छी बात है ना। और भी अच्छी बात ऐसे है कि अब जान लेंगे, नहीं जान रखी तो देखें भाई। तो मैं कमेंट वगैरह इतने देख नहीं रहा हूँ, थोड़ी बहुत देख रहा हूँ, है ना, तो आप समझने पे गौर करें एक बार। तो पहला है हमारा एसएम साइको टेस्ट, पास और फेल का जो निर्धारण है, ये अभी तक भी लोग बाग परसेंटेज परसेंटेज गाए हुए हैं। तो पास और फेल का जो निर्धारण है वो टी स्कोर के आधार पर ही होता है भाई, ना कि कोई परसेंटेज के आधार पर। टी स्कोर फॉर्मूले के आधार पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखें भाई, तो जब टी स्कोर के आधार पे होता है तो टी स्कोर है क्या ये भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। उसके बाद एसएम साइको टेस्ट में आउट ऑफ 30 भी टी स्कोर के आधार पे जुड़ता है भाई। यानी जो आउट ऑफ 30 है, यानी 30% जो जुड़ेंगे आपके साइको की तरफ से, वो भी टी स्कोर के आधार पे जुड़ेगा, तो इसलिए टी स्कोर को जानना जरूरी है। आगे देखें भाई, एसएम साइको टेस्ट के किसी भी परीक्षण विशेष में पास होने के लिए न्यूनतम जो टी स्कोर है वो ग्रेटर देन 42 चाहिए। यानी कोई भी आपका पेपर है, कोई भी सेक्शन है, चाहे बैटरी 1 2 3 4 5 है ना, तो उनके सभी सेक्शन में, और 5 के 2 सेक्शन है, तो उन दोनों में और प्लस आगे वाले चारों में
सभी में पास होने के लिए आपको ग्रेटर देन 42 टी स्कोर प्राप्त करना अनिवार्य है, तो 42 या 42 से ज्यादा। अब ये परसेंटेज नहीं है भाई, ये नंबर है, एक सिर्फ एक संख्या है। परसेंटेज अगर आप इसको समझ रहे हैं तो आप गलतफहमी में। 88.5% करने के बाद भी एएलबी में एक टॉपिक था सेम फिगर हेक्सागोनल, यानी 88.5% करने के बाद भी कैंडिडेट फेल थे उसमें। तो जब 88.5% पे लड़के पास नहीं हो सके तो इस 42% पे पास होना कैसे पॉसिबल है? तो 42% नहीं है, लोग बाग इसको गलत डिफाइन करते हैं। तो ये सिर्फ एक नंबर है ना, परसेंटेज नहीं है भाई। आगे देखें, बाकी जिसको जो मानना है वो माने, उसकी इच्छा है। एसएम साइको टेस्ट के पांचों परीक्षणों में पास होने के लिए अलग अलग टी स्कोर चाहिए भाई, ग्रेटर देन 42 प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये हम बात कर ही चुके थे। आगे देखें, एसएम साइको टेस्ट में पहले चारों परीक्षणों का एक एक टी स्कोर बनेगा और पांचवें परीक्षण का जो है वो 2 टी स्कोर बनेंगे। उनमें पहला है आपके टेस्ट जी और टेस्ट क्यू और दूसरा है टेस्ट क्यू। इस प्रकार पांचों परीक्षणों की कुल 6 स्कोर कार्ड बनेंगे। तो टेस्ट जी में क्या क्या आता है, टेस्ट क्यू में क्या क्या आता है, मैं उस वीडियो में 2-3 वीडियो में आपको डिफाइन कर चुका था। उन पॉइंटों पे आप थोड़ा सा गौर कर सकते हैं अगर अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो। देखें भाई, इससे पहले इस टेबल को देखें आप। इस टेबल में जो है 5 कैंडिडेट आपके सामने दिए हुए हैं। ये है कैंडिडेट का नेम, इसमें ए। इसका टी स्कोर में बात करूं इंटेलिजेंस टेस्ट की तो उसमें है इसका 50। सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट यानी बैटरी 2 उसमें है इसका 45। स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट टेस्ट 3 इसमें है इसका 52। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट यानी जो 4th नंबर बैटरी है उसमें इसका टी स्कोर है 48। और जो 5th नंबर बैटरी है टेस्ट यानी पर्सनालिटी टेस्ट टेस्ट जी और टेस्ट क्यू, तो इसका स्कोर इसमें 42 और सेकंड वाले में टेस्ट क्यू टाइप का है 48, है ना भाई। तो ये टोटल आपके इस एक कैंडिडेट के एक आपके सामने पांचों बैटरी के टी स्कोर आपके सामने है। अब टी स्कोर ये कैसे कैसे बनेंगे, सिंपली ये आपको एक तो देखना है, ठीक है। तो देखें इसी प्रकार से और कैंडिडेट के भी दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा है ई का, ये पहले में 65, दूसरे में 68, तीसरे में 67, 68, 64 और 68। यानी इसका नीचे वाला जो ई है इसका टी स्कोर ज्यादा है। उसका रीजन यही है, उसके सामने करो या मरो की स्थिति है, तो उसने ढंग से मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, अच्छे से चीजों को समझा है, इसलिए ज्यादा है। क्योंकि उसको पता है कि अगर नहीं कुछ किया गया अच्छा तो हार होना तो सुनिश्चित है। क्योंकि सीबीटी 2 का 70% में वो बहुत बॉटम में है। देखें भाई, आगे देखते हैं। अब कई लोगों को ये भी नहीं पता आउट ऑफ 30 कैसे जुड़ता है, तो ये भी थोड़ा सा शॉर्ट में देख लें, ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा इसमें। ये तो आपका जो ये पांचों कैंडिडेट आपके सामने दिए हुए हैं, इन पांचों का सामने आपका सीबीटी 2 का स्कोर दिया हुआ है 80, 70 यानी 70, 76, 74 और 72। तो ये इन पांचों का स्कोर हो गया। और ये है इनका आउट ऑफ 70 यानी जो सीबीटी 2 का जुड़ेगा उसका 70%। तो इसका परसेंटेज यहाँ पे सामने दे रखा है, इसका 80 का 56, इसका 54.6, इसका 50 पॉइंट, 53.2, 51.8 और ऐसे दिया हुआ है। तो ये तो जुड़ेगा इसमें से। और 30% आपका इधर साइको का निकाले तो ये 30% दे रखा है भाई, है ना, 17.21। तो पहला इसका 56 तो इधर से और 17.21 इधर से, यदि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये इनकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। तो कईयों को ये नहीं पता, उसको जो नीचे टेस्ट सीरीज में जो आपको लास्ट साइड में वो परसेंटेज दिखाता है, लोग बाग उसी को टी स्कोर गा रहे होते हैं। तो ये नहीं पता टी स्कोर क्या है, परसेंटेज क्या है, आउट ऑफ 30 कैसे जुड़ता है। तो भाई सीबीटी 2 का तो आपका 70% और साइको का आपका 30%, दोनों को यदि मिला दें तो हमारा फाइनल मेरिट ऐसे बनेगी। तो जो आपके साइको टेस्ट में दिखा रहा होता है परसेंटेज में से, यू गॉट 30%, यानी यू गॉट 25.66% आउट ऑफ 30, यानी 30 में से आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं? ये 17.81, ये उस जगह लिखा मिलेगा आपको। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो परसेंटेज है आउट ऑफ 30 में से, ना कि टी स्कोर है। लेकिन किसके बेस पे है? टी स्कोर के बेस पे। वहां पे कोष्टक में टेस्ट सीरीज में भी लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ योर टी स्कोर। तो पांचों बैटरी का जो टोटल 6 टी स्कोर है उनके बेस पे वो बनाया गया है। अब लोग कुछ परसेंटेज को टी स्कोर गा रहे हैं। देखें भाई, तो ये जो टी स्कोर है पांचों बैटरी का, ये रहा आपके सामने। इसका कंपोजिटिव टी स्कोर ये रहा। और हाँ ठीक है, कंपोजिटिव टी स्कोर ये रहा।
और इसके परसेंटाइल में कन्वर्ट किया तो ये रहा, और टोटल उसका जो 30% निकाला तो वो ये है आपके सामने। तो यही तो वहां पे दिखा रखा है। तो वो टी स्कोर कहाँ है? टी स्कोर तो यहाँ था, वो पांचों बैटरी में अलग अलग दिया हुआ है, वो है टी स्कोर के बेस पे आउट ऑफ 30 में से परसेंटेज निकाला हुआ होता है यहाँ पे। तो परसेंटेज है, जो नंबर जुड़ रहे हैं ना वो परसेंटेज है। देखें भाई आगे, तो कई लोगों को पता नहीं कौन सी धुन में रहते हैं। देखें भाई टी स्कोर फॉर्मूला, क्योंकि आपको टी स्कोर कब ज्यादा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा उसको जानना है, तो पहले टी स्कोर को जानना पड़ेगा। तो टी स्कोर के बारे में मोटी मोटी चीजें तो मैं बता चुका हूँ, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए तो उनमें भी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे टी स्कोर फॉर्मूले को देख लें भाई, ये आपके सामने टी स्कोर फॉर्मूला है। अब इस टी स्कोर फॉर्मूले में 50 + 10 x - m अपॉन एच डी। तो x मतलब होता है किसी परीक्षण विशेष में अभ्यर्थी द्वारा किए गए प्रश्नों की सही संख्या, यानी जो सही क्वेश्चन किए हैं उनकी, गलत से कोई मतलब नहीं है, टोटल क्वेश्चनों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि आपके क्वेश्चन सही कितने हैं। यदि हम क्लासिफिकेशन को ले लें, क्लासिफिकेशन में अगर आपने 35 किए, जिनमें से आपके 20 सही है और 15 गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका x की वैल्यू क्या होगी भाई? 20 होगी। अब मीन कैसे निकलेगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखें थोड़ा सा, और एच डी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। एक्स का मतलब वही है, यहाँ पे देखो, किसी परीक्षण विशेष में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांक मतलब सही प्रश्नों की संख्या। तो 35 में से अगर आपके 20 सही निकले तो सही प्रश्न एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 20 हो गई। मीन, अब मीन का मतलब है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वही लिखा हुआ है। मीन मतलब मध्यमान या औसत। औसत अच्छी तरह आपको निकालना आता है, खूब निकाल रहे हो और 3 साल से बिल्कुल निकाल ही रहे हो। तो पहले पेपर में अगर मैं 35 क्वेश्चन की बात करूं तो किसी के 20 सही हैं, किसी के 30 सही हैं, किसी के 35 के 35 सही हैं, किसी के 25 सही हैं, किसी के 29 सही है, किसी का 28 सही है। ऐसे भाग दे दो, 10 कैंडिडेट ने दिया तो 10 का भाग दे दो। तो 10 का भाग देंगे तो सपोज करो वो आया 25 क्वेश्चन, तो आपका एवरेज क्या आ गया? 25। तो मीन भी आ जाएगा। मतलब एक्स भी निकालना आसान है। एक्स मतलब अभ्यर्थी द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या, मीन मतलब सभी का एवरेज, ये आप निकाल सकते हो। एच डी, तो एच डी का भी एक फॉर्मूला होता है, किधर गया? ये रहा। एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, इसका भी एक फॉर्मूला है। x - m का स्क्वायर का आप कर दो सिग्मा अपॉन में n, यानी जितने प्रतिभागी भाग भाग ले रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उसका निकाल दो रूट, तो आपका आ जाएगा एच डी। इसका भी यही फॉर्मूला है, देखें इधर। तो सिंपल है भाई, अगर आप खुद भी पेन कॉपी लेके कैलकुलेट करें तो आसानी से हो जाता है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तब ना। देखें यहाँ पे ये एच डी है। एच डी कैसे निकालोगे? सिग्मा x - m का स्क्वायर का सिग्मा अपॉन में n, जितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, यानी जितने प्रतिभागी पेपर अटेम्प्ट करें वो, तो हर पेपर का अलग अलग निकलेगा एच डी भी, है ना। x आपके समझ में आ ही गया। अभ्यर्थी द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या किसी परीक्षण विशेष में। मीन मतलब टोटल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मेरे 25 सही निकले, आपके 30 सही निकले, एक तीसरे आदमी के 33 सही निकले, ऐसे 10 के जोड़ लो, भाग 10 का दे दो, आ जाएगा मीन। एच डी इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, क्योंकि x हमारे पास है, m हमारे पास है। तो इस फॉर्मूले में बेसिकली है क्या? सबका x - m का स्क्वायर ही तो है, अपॉन में जितने लोग पेपर दे रहे हैं। तो एच डी भी आसानी से आ जाएगा, और एच डी आ जाएगा तो फिर इसके साथ कैलकुलेट कर दो, टी स्कोर भी आसानी से आ जाएगा। तो 50 इसमें फिक्स है ही। इधर जो वैल्यू आएगी इस कोष्टक के अंदर वाली ये, तो इसको 10 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये वैल्यू अगर प्लस में आ रही है तो कहने का मतलब आप पास हो जाओगे, ज्यादा माइनस में चली गई तो आप फेल हो जाओगे, सिंपल सी बात है। देखें आगे, देख लेते हैं और एग्जाम्पल से आपके समझ में आ जाएगा भाई। तो ये तो समझ में आपके थोड़ा सा आया। यहाँ पे देखें कुछ स्थिति है, ये मैंने स्थिति बना के आपको डिफाइन किया है यहाँ पे। तो ये स्थिति 1 आपको दिख रही है, और एक स्थिति हो सकती है भाई स्थिति 2, देखते हैं। ये स्थिति 2 है, ये स्थिति 3 है, और ये वाली स्थिति 4 है, और ये वाली स्थिति 5 है। अब देखें भाई, 5 स्थिति आपके सामने हैं बोर्ड पर, और कुछ चीजें हैं इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं, इससे आपकी 2-4 चीजें क्लियर होंगी। एक तो है कि आपका जो एक्यूरेसी है, उसका जो है वो टी स्कोर के अंदर जो है क्या रोल है, यानी एक्यूरेसी का क्या रोल है, ये भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब इसमें थोड़ी देर पहले हमने देखा था टी स्कोर का जो फॉर्मूला है, उसमें टाइम का तो कहीं पे मेंशन ही नहीं है कि टी स्कोर के फॉर्मूले में कहीं टाइम आया है क्या काम में?
कि एक लड़का मान के चलो 5 मिनट के टॉपिक को 4 मिनट में कर लेता है, एक लड़का 5 मिनट में कर लेता है, तो दोनों को किसे प्रायोरिटी दी जाएगी? तो भाई दोनों ही बराबर हैं, रेल की नज़र में किसी को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी टाइम के भी आप पे। वो टाइम से आप आपसे इसलिए मैं कहता हूँ कि कम टाइम में कर लो, क्योंकि यहाँ पर कम टाइम में आपको निकालना आता है, तो मेन एग्ज़ाम में थोड़ा प्रेशर वैसे ही होता है। तो आप आधे टाइम में यहाँ निकाल लेते हो। एग्ज़ाम व्यू में तो लगभग पूरे टाइम में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नॉर्मल व्यू की बात कर रहा था कि नॉर्मल व्यू में आप आधे टाइम में निकालें, ताकि एग्ज़ाम व्यू में आपके पास स्क्रॉलिंग के लिए टाइम कहाँ से आएगा? तो इसलिए कहता था। अब लोग बाग पता नहीं क्या-क्या सोचने लग जाते हैं। लोग बाग उस एग्ज़ाम व्यू को भी आधे टाइम में करने की कोशिश करते हैं। देखें भई, तो ऐसा नहीं है कि कोई कम टाइम में कर लेता है तो उसको स्पेशली नौकरी देगी रेलवे, ऐसा नहीं है। दोनों ही बराबर हैं। तो कम टाइम में करने का फ़ायदा भी मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम में प्रेशर फ़ील नहीं होगा, बस इतना है। देखिए भई, तो ये 5 स्थिति आपके सामने हैं। ये 5 स्थिति आपके सामने हैं। पाँचों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वही टी स्क्वायर का फ़ॉर्मूला लिखा है भाई, 50 + 10 x - m अपॉन SD ग्रेटर देन 42, यानी कि इससे आपका टी स्क्वायर निकलेगा। अब इसमें 50 फिक्स है, 10 का मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू हम निकालेंगे, मीन हम निकालेंगे, SD हम निकालेंगे। अब बात करें कि इसको थोड़ा हमने ये निश्चित वैल्यू रखी है, आप ताकि आपके माइंड की थोड़ी पिक्चर क्लियर हो सके, और वेरिएबल भी हम देखेंगे एक्सेल शीट पे आपके सामने करके भी देखेंगे कि इसको इतना कर दिया जाए तो क्या होगा, इसका स्कोर ऐसे कर दिया जाए तो क्या होगा, टी स्कोर क्या होगा। लेकिन वो इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, पहले जो चीज़ें हैं आप उनको समझें। यहाँ पर देखो m दिया हुआ है, m 25 है और SD जो है वो 2 है। तो ये एक फिक्स वैल्यू है और वो इसीलिए रखी गई है ताकि आपके समझ में आ सके थोड़ा। m मतलब औसत, ये वाला m, इसकी वैल्यू कितनी है 25। SD ये नीचे वाला अभी हमने माना है कितना है 2 है। अब 2 है तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब ये पहला लड़का है कोई, जो भी ए स्थिति 1 में दे रखा है, मान के चलो ये A है। अब ए ने क्या किया, जो क्लासिफिकेशन है उसमें टोटल इसने क्वेश्चन किए 35। अब 35 में से, यानी ये तो कुल अटेम्प्ट क्वेश्चन है, इसके जो राइट निकले सही क्वेश्चन वो है, मैं डबल निशान लगा रहा हूँ, वो है 30 सही है, और जो गलत क्वेश्चन है वो कितने हैं भाई, ये 5 हैं। तो टी स्कोर के इस फॉर्मूले में कहीं पर हवाला है क्या अभ्यर्थी द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या? कहीं नहीं है। या अभ्यर्थी द्वारा लिया गया टाइम, पेपर को अटेम्प्ट करने में लिया गया टाइम, तो ना तो टी स्कोर के फॉर्मूले में टाइम की कहीं कहीं पे कोई हवाला है, और ना ही अभ्यर्थी द्वारा गलत किए गए क्वेश्चनों का कोई हवाला है। तो जिन लोगों के भी मन में टाइम का और गलत क्वेश्चनों का वहम बैठा हुआ है, अपने दिमाग से निकाल दें भाई। इतना परसेंट गलत कर दें तो ये हो जाएगा, उतना परसेंट गलत कर दें तो वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ टी स्कोर फॉर्मूले में चीजें काम में आ रही हैं, उन पे फोकस करें बस आप। अब इसमें है ही नहीं तो जबरदस्ती मन से क्यों बनाए? तो अब देखो इस जो ये ए कैंडिडेट है, इसका जो एक्स है भाई, वो कितना हुआ? एक्स ये था ना, ये रहा ना, अभ्यर्थी द्वारा सही प्रश्न कितने 30, तो एक्स की वैल्यू हो गई 30। एम हमारे पास ये रहा 25 और एस डी हमारे पास ये रहा 2। अब देखो इस फॉर्मूले में हम इसको रखते हैं, यानी 50 + 10। अब एक्स कितना है 30, तो मैंने यहाँ पे 30 रख दिया, ये रख दिया। और एम कितना है भाई, मीन कितना गया 25, तो ये मैंने 25 रख दिया। बटे में मैंने एस डी कितना था मेरे पास, ये रहा 2, तो मैंने 2 रख दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा भाई 50। अब इसको अंदर कोष्ठक को पहले सॉल्व करेंगे तो 30 में से 25 जाएगा 5, 5/2 आएगा, तो 10 × 5/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस, यानी सॉरी 50 + 10 × 2.5 यानी 2.5, और जब 10 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25। तो ये वही लिखा हुआ है 50 + 25 = 75। यानी इस स्थिति वन में, इस स्थिति वन में जो टी स्कोर है भाई वो कितना होगा, टी स्कोर आपके सामने दिख रहा है, ये होगा 75, और ये लड़का क्वालिफाइड है। टी स्कोर की हमारी वैल्यू 42 या 42 से अगर ज्यादा आ जाए इसकी, ये क्वालिफाई है। तो आपने स्थिति 1 का निकाल लिया। अब हम देखते हैं भाई स्थिति 2 का। स्थिति 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो कुल प्रश्न कितने हैं भाई, ये हैं 35। अब इसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है 25, यानी इसके टोटल जो प्रश्न है सही वो 25 हैं, और इसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या है 10, यानी क्वेश्चन तो पूरे अटेम्प्ट किए हैं इसने। और हमारे पास मीन यहाँ पे दे ही रखा है, एस डी यहाँ पे दे ही रखा है, तो टी स्कोर इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक्स देखो क्या है इसका, इसका एक्स है भाई 25। अब टी स्कोर यदि हम निकालते हैं 50 + 10 x - m, एक्स की वैल्यू क्या है देखो, क्या है इसके एक्स की वैल्यू 25 है यदि, तो 25 - m
m की वैल्यू क्या है, ऊपर दी हुई है 25, तो 25 माइनस 25 अपॉन में 2, ये अगर हम करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 0/2 बचेगा, और 0 में यदि 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 50 + 10 × 0/2 है ना, तो यहाँ पे आएगा 50 + 10 × 0, और 10 से जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 50 + 0 = 50, यानी इस स्थिति में जो स्थिति 2 है, इस स्थिति में जो टी स्कोर की वैल्यू है वो कितनी रही भाई, 50 रही। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है जो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो 50 रही, अब 50 इसकी वैल्यू रही है, तो क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड है भाई, हमारा जो टी स्कोर है प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए 42 या 42 से ज्यादा आना चाहिए, तो ये क्वालिफाइड है भाई। क्लियर है, अब देखें, ठीक है भाई, ये क्वालिफाइड है। आगे देखते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे। इधर देखें भाई, ये है आपकी स्थिति 3, और इसमें इसने जो तीसरा लड़का है, ये तो मान के चलो ए था, ये बी है, और ये कैंडिडेट है सी। तो सी ने जो टोटल प्रश्न किए हैं वो 35 हैं, और सही इसके कितने, 20 हैं भाई, और गलत क्वेश्चन कितने हैं इसके, 15 गलत हैं, और सही वाले क्वेश्चन है इसके 20। देखें भाई, 20 क्वेश्चन इसके सही है। अब 20 सही है तो हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू हमको पता ही है 20 है, एम की दे रखी है 25, एच डी हमारे पास है ही। तो इन तीनों चारों पांचों स्थितियों से हमें क्या सीखना चाहिए, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फाइनल आएगा जब आप पहले समझेंगे। तो इधर देखें भाई, t = 50 + 10, अब x कितना है 20, भाई पहले x ही तो आएगा, x कितना है 20, 20 माइनस m कितना है 25, तो मैंने 20 - 25 रखा है यहाँ पे, अपॉन में hd कितना है 2 रखा, तो 10 यानी 50 + 10 इंटू -5/2, तो -5/2 का मतलब क्या है, -2.5, उसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या आएगा, -25, तो यहाँ सीधा निकाल लो, ये रहा 50 - 25 बराबर टी स्कोर इस स्थिति में कितना आएगा भाई, 25। और जबकि मिनिमम टी स्कोर कितना चाहिए किसी पेपर में पास होने के लिए, हमें 42 चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए, तो यहाँ तो 25 ही आ रहा है। जब यहाँ पे 25 ही आ रहा है तो स्थिति 3 में ये क्या होगा, ये कैंडिडेट फेल माना जाएगा, यानी ये फेल है भाई, डिस्क्वालिफाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। आगे देखें, एक नए अगली स्थिति देखें, ये 3 तो आपकी हो गई। चौथी स्थिति देखें भाई, स्थिति जो 4 है ये रही, इसको मान लेते हैं इसका नाम डी है, और इसने कुल प्रश्न किए भाई 35, जिसमें से इसके सही कितने हैं 23, गलत इसके कितने हैं भाई 12, यानी 12 तो गलत प्रश्न है, और सही प्रश्नों की संख्या है इसकी 23। ये गलत हो गए, गलत प्रश्न, और सही प्रश्न हो गए इसके 23। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई 23। अब x की वैल्यू आपके पास है, m पहले से दे रखा है 25, hd पहले से दे रखा है 2, तो हमें निकालने में क्या दिक्कत है भाई, 50 + 10, और x कितना था 23, 23 माइनस m कितना है 25, तो मैंने 25 रख दिया अपॉन में 2, तो 50 + 10 मल्टीप्लाई -2, यानी 23 में से 25 जाएंगे तो क्या बचेगा -2, -2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा -1। अब 10 इंटू -1 आएगा तो माइनस का 10, और 50 इधर था ही, 50 - 10 बराबर क्या आएगा 40। इसका टी स्कोर ये आएगा भाई 40, और हमें किसी पेपर में पास होने के लिए टी स्कोर कितना चाहिए भाई 42, और इसका कितना आ रहा है 40, तो ये यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड है, और जब डिस्क्वालिफाइड है तो डिस्क्वालिफाइड है। अब इसको घर ही रहना पड़ेगा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, रहेगा, गलती इसकी है। तो ये बोलते हैं साहब हमें नेगेटिव दिखा दिया, तुमको नेगेटिव दिखा दिया, मेहनत करना तो बस की है नहीं। देखें भाई, जो स्थिति 5 है, इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने हैं 35, इसके सही क्वेश्चन कितने हैं भाई, सही किए गए क्वेश्चन यानी 24 है, और इसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है भाई 11। तो इसका जो आपको x दिख रहा है, अभ्यर्थी द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या x की वैल्यू क्या आएगी भाई 24। अब एक चीज आप गौर करना, थोड़ी देर बाद इस टेबल पे बहुत कुछ सीखने को है हमारे पास। देखें भाई, अब इसका x है 24, m की वैल्यू ये रही आपकी 25, hd ये रहा, तो आसानी से निकाल सकते हैं हम टी स्कोर x माइनस m, यानी x की वैल्यू 24, m की वैल्यू 25, तो 24 - 25/2, तो यहाँ होगा 50 + 10, और 24 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा -1/2, -1/2 का मतलब होता है 0.5,
और 0.5 को यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले, तो इसका मतलब क्या आएगा भाई, माइनस के 5, और ये है 50, 50 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 45। तो ये लड़का, अब इसका फाइनल टी स्कोर क्या आया भाई, इस लड़के का 45 आया। जब 45 आया तो ये लड़का पास होगा कि फेल होगा, क्वालिफाइड होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि एक बैटरी में पास होने के लिए हमें मिनिमम टी स्कोर कितना चाहिए, 42 चाहिए, और इसके 45 है। अब आप देखो, एक सिंपल सा इस टेबल को थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो दिमाग में कुछ जाएगा, जाएगा ये कि हमारे हमने जो है टी स्कोर का फॉर्मूला देखा था, टी बराबर 50 + 10 x - m अपॉन में एच डी। अब यहाँ पर हमने m और एच डी को थोड़ा फिक्स कर लिया था टेबलों को समझने के लिए। बाकी ये दोनों वेरिएबल होते हैं, एक लड़के के स्कोर से भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। लेकिन समझने के लिए किया था ताकि आपके दिमाग की जो पिक्चर है वो क्लियर हो सके, ऐसा इसलिए किया था। देखें भाई, पहली स्थिति में इस लड़के के सही क्वेश्चनों की संख्या थी 30, कितने में से, 35 में से, और इसका टी स्कोर गया था कितना, 75। अब वो कैसे गया था वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, और ये लड़का हुआ था भाई क्वालिफाइड। जब 75 जाएगा तो सिंपल सी बात है क्वालिफाइड जाएगा। यहाँ पर इसके एक्स की वैल्यू थी, सही किए गए प्रश्नों की संख्या 25, और एवरेज भी कितना गया था, 25। तो इसका जो टी स्कोर निकल के आया था हमारे सामने वो आया था 50, और 50 आया था तो ये भी क्वालिफाइड था। क्लियर है। अब जो तीसरा लड़का था सी, उसके जो एक्स की वैल्यू थी वो थी 20, यानी मीन की वैल्यू कितनी थी, 25, एम की वैल्यू थी भाई 25, यानी 25। जब यहाँ पे मीन ज्यादा है और एक्स का स्कोर कम है, कितने का डिफरेंस है दोनों में, 5 का, तो ये लड़का क्या हुआ था भाई, इसका टी स्कोर आया था 25 और ये लड़का हुआ था डिस्क्वालीफाइड। तो एक बात तो ये सिंपल सी आपकी समझे कि एक्स का, बहुत से लोग ये बोलते हैं ना कि यदि आपका स्कोर औसत से डाउन हो जाएगा, एवरेज से डाउन हो जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे, ये गलत है। अगर ज्यादा डाउन हो जाएगा तो फेल होंगे, थोड़ा बहुत डाउन में फेल नहीं होते हैं। ये, इस बात को आगे स्पष्ट हो जाएगा आपके यहाँ समझोगे तो। देखो भाई, इसमें तो x और m का डिफरेंस कितना है, देखो x तो है 25 और m जो है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 आ रहा है। x और m का डिफरेंस 5 है। आगे देखें, इस लड़के ने सही कितने करे थे, 23। अब 23 सही किए थे, m कितना था, 25। अब दोनों की वैल्यू में कितना अंतर है, या दोनों की वैल्यू में अंतर है -2 का, क्योंकि x कम है m ज्यादा है। और यहाँ पर स्थिति 5 में अगर मैं बात करूं तो m कितना है भाई, यहाँ दे तो रखा है, m कितना है 25, और x कितना है 24। तो जब 24 और 25 है तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा इनका डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पर -5 आएगा, x - m का डिफरेंस। यहाँ पे 25 - 25, 25 - 25, यहाँ पे कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। यहाँ पे 30 आ रहा था, यानी 30 - 25, यहाँ पर प्लस के 5 आ रहा था। जब प्लस का 5 डिफरेंस आ रहा था तो टी स्कोर आ रहा था 75। जब यहाँ पर x और m का डिफरेंस 0 आ रहा था तो टी स्कोर आ रहा था 50। यहाँ पर जब x और m का डिफरेंस -5 आ रहा था तो टी स्कोर आ रहा था 25। यहाँ पर जब x और, यहाँ सिंपल सा देखो ना, इधर दोनों के बीच में डिफरेंस -5 है तो टी स्कोर 25 आ रहा है, और इधर प्लस के 5 है तो टी स्कोर 75 जा रहा है। यानी इस फॉर्मूले में 50 तो आपको बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कुछ होगा इसको गुना भाग करने पर ये निकलेगा, तो इसके कारण होता है। तो x - m का डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर +5 था तो 75 था, यहाँ पर -5 है तो टी स्कोर 25 ही रह गया, और ये लड़का डिस्क्वालीफाइड हो गया। चौथा लड़का देखो भाई, ये अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया था कैसे कैसे टी स्कोर क्या निकला। यहाँ पर -2 का डिफरेंस है, फिर भी ये लड़का क्या है, दो पे -2 पे डिस्क्वालीफाइड है। यानी x की वैल्यू तो है भाई 23, 23, और m की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 23, m की वैल्यू कितनी है 25, डिफरेंस है -2। मतलब मीन जो है वो ज्यादा गया है और ये लड़के के नंबर जो है वो कम है, तो कम है तो ये डिस्क्वालीफाइड हो गया। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल थोड़ा कम होते ही फेल हो जाएंगे, उसको ये वाली स्थिति क्लियर कर रही है। इसको देख लो भाई, ये क्या कह रही है, देखें। यदि इसको आप देखें, कोई नहीं, मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं, आपको देखें। यहां पर m, m कितना गया है भाई 25, और x कितना है 24। तो यहाँ पर x और m का डिफरेंस क्या निकल के आएगा, इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस आएगा भाई -1। अब यदि -1 आया है फिर भी ये लड़के का टी स्कोर कितना है, 45 आया है, और ये लड़का क्या है, क्वालिफाइड है, पास है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यदि
x से यानी m ज्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इस केस में x कम है, x कम है और m ज्यादा है। x मतलब अभ्यर्थी के द्वारा सही किए गए सही प्रश्नों की संख्या से मीन मतलब सभी का औसत क्या है, ज्यादा है। फिर भी लड़का यहाँ पे क्वालिफाइड है आपके सामने, देख लो ये रहा पास। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जो स्कोर है वो एवरेज से डाउन होगा तो हम फेल हो जाएंगे। मतलब थोड़ा आसपास अगर कम रहे तो आप पास हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा कम हो गया, ये यहाँ पर अंतर 1 का था लेकिन पास है -1 पे, जैसे ही अंतर x और m के बीच का -2 हुआ तो ये यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो गया और टी स्कोर की वैल्यू जो है 40 पहुंच गई, 40 पहुंच गई। जबकि हमें चाहिए कितना, 42 चाहिए। तो ये आपके समझ में आया होगा कि यदि एक्यूरेसी का क्या तात्पर्य है। अगर देखो कितना सा अंतर है, सिर्फ एक क्वेश्चन का अंतर है। एक्यूरेसी का मतलब समझे आप, एक्यूरेसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी द्वारा सही सही उत्तर देने से मतलब होता है। अब यहाँ देखो इसका 23 क्वेश्चन सही थे। कितने सही थे इसके, सही क्वेश्चनों की संख्या 23 थी और मीन कितना गया था भाई, 25 गया था। अगर इसका एक क्वेश्चन और सही हो जाता, एक क्वेश्चन और सही हो जाता मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाती, 24। अगर 24 हो जाती, ये रही अगली स्थिति में 24 ही है और इसका टी स्कोर कितना गया 45, तो ये क्वालिफाइड हो जाता, आया ना। और यदि इस वाले कैंडिडेट का 24 ना होकर के 23 हो जाता तो ये क्या हो जाता, डिस्क्वालिफाइड हो जाता। तो सिर्फ और सिर्फ मीन का मतलब इतना सा है, एक्स का मतलब इतना सा है, मतलब एक्यूरेसी का मतलब महत्व इतना सा है कि यदि आपके ज्यादा गलत हो जाएंगे तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यदि एक लिमिटेड दायरे में अगर गलत रहते हैं तो इतना कोई खास एक्यूरेसी का फर्क नहीं पड़ता है। यानी मीन से आपका जो स्कोर है वो लगभग ऊपर ही होना चाहिए पास होने के लिए। तो मीन से ऊपर होगा, मैंने बताया, ये नहीं कह रहा कि मैं होना चाहिए, मैंने ये कहा है आप मीन से अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है तो भी आप पास हो सकते हैं। इस चीज को स्पष्ट करती है स्थिति 5 भाई। इसमें मीन था 25, अभ्यर्थी का स्कोर था 24, लेकिन फिर भी वो पास था। लेकिन थोड़ा सा और डेंजर में गया, एक क्वेश्चन और कम हुआ तो वो आ जाएगा स्थिति 4 पर और टी स्कोर रह जाएगा 40 और वो जाएगा फेल। तो सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी इतना मैटर करती है कि यदि मेरा एक और क्वेश्चन सही हो जाता तो मैं पास की तरफ बढ़ जाता, और ये वाले लड़के का यदि एक क्वेश्चन और कम हो जाता तो ये फेल की तरफ बढ़ जाता। तो इतना सा मैटर करती है सिर्फ एक्यूरेसी। बाकी ऐसा कहीं नहीं है कि आपके 3 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए तो कैंसर हो जाएगा, 10% गलत हो गए तो HIV हो जाएगा, 30% गलत कर दिए तो हैजा हो जाएगा या निमोनिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, है ना। तो ये चारों स्थिति मैंने आपको समझा दी, स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3, स्थिति 4, स्थिति 5। और एक्यूरेसी का मतलब भी आपके समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी का मतलब सिर्फ इतना सा है, यदि आपके मीन से थोड़ा डाउन भी चला जाता है स्कोर माइनर तो भी आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। इस चीज को स्थिति 5 आपकी वेरीफाई कर रही है, और अगर थोड़ा ज्यादा कम होगा तो उस चीज को स्थिति 4 वेरीफाई कर रही है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब लेकिन देखो, मीन से जनरली हमने इन पांचों पांचों स्थितियों में क्या देखा कि हम किस किस स्थिति में ज्यादातर क्वालिफाइड हो रहे हैं कि हमारा जो एक्स है, यानी जो ये एक्स है ये मीन से ज्यादा हो या उसके बराबर हो। अब या तो ज्यादा हो या बराबर हो। केवल एक स्थिति है जिसमें हम फेल गए हैं, बाकी में पास हुए हैं, और एक ये भी है बीच में, ये यहाँ भी ज्यादा डिफरेंस था, दो स्थिति में फेल हुए। तो अब मेरे को ये बताएं, लड़के पूछते हैं कि साहब कितना मैं कर दूं कि मैं पास हो जाऊंगा। पहले तो आप ये बता दो मेरे को कि मीन कितना जाएगा, जब बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो कोई बता सकता है कि आपका क्लासिफिकेशन का मीन कितना जाएगा एवरेज, नहीं बता सकते। फॉर्मूला आपका कहता है पास फेल बता देगा, एक्स की वैल्यू यदि आपके पास हो, मीन आपके पास हो, एच डी आपके पास हो। भाई पहले तो एक्स होना चाहिए, एक्स मतलब अभ्यर्थी द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, मीन मतलब सभी का औसत। अब सभी का औसत कैसे निकलेगा, मैंने 35 करे, एक ने 20 करे, एक ने 18 करे, एक ने 0 करे, एक ने जो है 16 करे, किसी ने 26 करे, 27 करे, सबको जोड़ लो, अभ्यर्थियों का भाग दे दो, आ जाएगा मीन। यानी आपके एक्स में से मीन घटाया जाएगा। अब ना तो खुद का एक्स पता और ना सामने वाले का, कहने का मतलब सभी का मीन पता, और ये दोनों नहीं पता तो एसडी भी नहीं पता। और फिर आज की डेट में पूछते हैं कि मैं कितना कर दूं तो मैं पास हो जाऊंगा, संभव ही नहीं है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये वेरिएबल है, आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मीन प्रयोग हो रहा है। अब मीन पहले से फिक्स है नहीं, इसलिए पास होने का क्राइटेरिया भी आप पहले से फिक्स नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि आप ज्यादा करने के बाद भी फेल कर दें साइको टेस्ट के अंदर। तो डिपेंड करता है ये एवरेज के ऊपर। एवरेज यदि ज्यादा चला गया और आपका एक्स कम रह गया तो आप फेल होंगे, ये पक्की बात है। ये स्थिति भी आपको बता रही है, उस चीज को डिफाइन कर रही है।
अब x और m का डिफरेंस जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर माइनस में अगर ज्यादा है तो आप फेल हो, सिंपल सी बात है। कोई माइनर है तो पास हो सकते हैं, अदरवाइज उससे ऊपर वाली सिचुएशन पे ही पास होंगे। लेकिन मीन कितना जाएगा आज की डेट में अगर ये बता सकते हो तो मैं बता सकता हूँ कि आप इतने पे पास हो जाओगे। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि वो बात ये थी, वो बात वही ये बताई थी कि कितना परसेंट आप क्वेश्चन कर दें तो आप पास हो जाओगे साइको टेस्ट में, आपका ये सवाल था। देखें, तो यहाँ आप चीजों को पहले से फिक्स नहीं कर सकते कि मैं इतना परसेंट कर दूं तो मैं पास हो जाऊंगा, इतना परसेंट मैं कर दूं तो फेल हो जाऊंगा। पहले से फिक्स नहीं करते, नहीं कर सकते, क्योंकि मीन आपका पहले से फिक्स नहीं है। एक एएलपी का टॉपिक मैंने आपको बताया था, सेम फिगर हेक्सागोनल, तो समझ लें इस बात को, दोबारा देख लें अगर आपको समझना है तो जिन्होंने एएलपी साई को दिया है, FIGOR जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, देखें आगे भाई। तो सेम फिगर हेक्सागोनल करके एक टॉपिक था एएलपी में, उसमें क्या होता था, इधर थी प्रश्न आकृति और उधर आती थी उत्तर आकृति। अब प्रश्न आकृति में हुआ क्या करता था, ऐसा एक षटकोण होता था और उसमें ये पता करना होता था कि सेम, ये तो हो गई प्रश्न आकृति, 5 ऑप्शन होते थे सामने, ए, बी, सी, डी और ई। देखें भाई, आगे हम जानेंगे, अभी टी स्कोर को थोड़ा वेरिएबल करके देखेंगे, तो बाकी ज्यादा देर का नहीं बचा है अभी। देखें भाई, वैसे भी दिन भर तुम प्रैक्टिस तो करते ही रहते होंगे, जिसको नौकरी लगना है वो तो करेगा, जिसको नहीं लगना वो क्यों करेगा। कई लोग तो अभी 30-30 पेपरों पे पहुंचे हैं, बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस करेंगे नहीं फिर ये दिक्कत है और वो दिक्कत है। अब जैसे इसमें ये कट यहाँ लगा हुआ है, इसमें यहाँ लगा हुआ है, इसमें यहाँ बीच में लगा हुआ है, इसमें ये इधर कोने पे लगा हुआ है, और जो सी ऑप्शन है इसमें कट ऐसे लगा हुआ है। तो ये छांटना होता था, यानी कि लगभग 5-6 मिनट में ये क्वेश्चन थे, ऑनलाइन में 1-2 मिनट ज्यादा टाइम था, तो 4 मिनट के अंदर ये 96 क्वेश्चन करने होते थे 96 में। इस वाली इमेज से हूबहू कौन सी इमेज मिलती है, तो यहाँ पे क्लिक करना है सी। अब ये पेपर कोई ज्यादा टफ नहीं है, पेपर इजी है, तो बस इसके जैसी इमेज छांटनी है आपको, फाइंड आउट करनी हो जाती थी। तो अब इसमें 4 मिनट में 96 करने थे। लगभग जिस लड़के ने 85 इसमें क्वेश्चन करे, 85 सही क्वेश्चन जिसके निकले, वो भी साइको टेस्ट के अंदर इस पेपर में फेल था। सुन ले भाई, तो 85 वाला जब फेल था, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या क्या थी भाई, 96, यानी कुल प्रश्न कितने थे इसमें, 96। सिंपल सी बात है, यानी 96 क्वेश्चन में से यदि आपके 85 भी सही थे, मतलब 11 क्वेश्चन या तो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, गलत हो गए, तो भी इसमें लोग बाग फेल थे, क्योंकि एवरेज की वैल्यू ज्यादा चली गई। ज्यादा क्यों गई, क्योंकि पेपर इजी था। जब पेपर इजी होगा तो सिंपल सी बात है सभी लोग ज्यादा करेंगे, और जब सभी लोगों का एक्स ज्यादा होगा तो जो सभी सभी लोगों के एक्स से मिलकर जो मीन बनता है वो भी ज्यादा होगा, और जब मीन ज्यादा होगा तो पास होने का क्राइटेरिया भी, वैल्यू ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होगी। सिंपल सा समझ में आना चाहिए। तो आप साइको टेस्ट के अंदर भाई ये नहीं कह सकते कि मैं इतना परसेंट कर दूं तो पास हो जाऊंगा और इतना परसेंट मैं कर दूं तो फेल हो जाऊंगा। यहां पर मैं बात करूं 96 का, जो ये 85 है, ये लगभग 88.5% है, यानी 88.5% करने के बाद भी लड़का फेल था साइको टेस्ट के अंदर इस वाले टॉपिक में, यानी 88.5%। और लोग बाग ये बोलते हैं कि साहब 42% कर दो पास हो जाओगे, हमारे घर की सरकार है, पास हो जाओगे। यहाँ 85 क्वेश्चन करने के बाद भी लड़का फेल है 96 में से, और वो आता है 88.5%। तो इतना करने के बाद भी फेल हो गए, तो इस चीज को थोड़ा सा समझे भाई और थोड़ा सीरियसली लें। यदि आपका कोई भी पेपर इजी आता है, मान के चलो आपका एक टॉपिक हम मान लेते हैं इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग, मान लिया, आपको लग रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग तो सरल है, इसमें क्या है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सभी लड़कों ने अगर ज्यादा कर दिया तो उसका एवरेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, और उस केस में यदि आपके नंबर कम हुए तो आप फेल हो जाओगे। तो हर टॉपिक को आप सीरियसली लें। ऐसा नहीं है कि कोई पेपर इजी है तो उसमें आप लगभग 90% करके खुश हो जाते हैं, उसकी वैल्यू 92% भी जा सकती है पास होने की, जो वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे 88.5% पे भी फेल हुआ है कैंडिडेट, तो वहां 90% भी जा सकती है। तो इस वहम में मत जीना कि यदि कोई पेपर इजी है
और आपके 90% उसमें हो रहे हैं, 92% हो रहे हैं और आप खुश हैं, नहीं मेरे तो साहब 90% होते हैं, 92 हो रहे हैं और उसकी वैल्यू चली गई 96, फिर क्या होगा? यानी जो एवरेज है वो चली गई 96, तो अब 92 वाला फेल ही होगा और क्या होगा? जैसा कि इसमें हुआ था सेम। तो इससे थोड़ा सबक लेने की जरूरत है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि 42% करने पे पास हो जाते हैं तो आप खूब माने, मेरे को कहाँ दिक्कत है। बाकी मेरे हिसाब से तो ये गलत है और आरडीएसओ के हिसाब से भी ये गलत है। देखें भाई, और ऐसा आपको मैं अभी टी स्कोर में करके भी दिखा दूंगा जो टेबल है, तो आपके और समझ में आ जाएगा। तो ये पांचवा स्थितियां हो गई आपके सामने भाई, और एक बार फिर देख लें। एक्यूरेसी का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, यहाँ पर x गया है 23 और m जो है वो है 25, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो है -2 का, और यहाँ पर m है आपका 25 और x है आपका 24, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस है -1, लेकिन -1 में आ रहा है, फिर भी ये वाला कैंडिडेट जो है ये वाला पास है, और यहाँ -2 आ रहा है, इसलिए टी स्कोर आ रहा है 40 और ये वाला लड़का डिस्क्वालीफाइड है। तो सिर्फ एक्यूरेसी का मतलब इतना सा है कि यदि इस वाले कैंडिडेट का एक और क्वेश्चन सही हो जाता तो ये पास हो जाता, और इस वाले कैंडिडेट का यदि एक क्वेश्चन कम हो जाता तो ये फेल हो जाता। तो एक्यूरेसी का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो साइको टेस्ट में सब कुछ अनिश्चित के भंवर में फंसा हुआ है भाई, कुछ भी निश्चित नहीं है। आप नहीं कह सकते कि मैं इतना कर दूं तो ये हो जाएगा और उतना कर दूं तो वो हो जाएगा। आगे देखें भाई, ये एक टेबल है आपके सामने, इसको आप समझ सकते हैं टी स्कोर की। देखें भाई, यहाँ पे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए सभी का स्कोर आपके सामने दिया हुआ है। देखें भाई, सभी का स्कोर मान के चलो कोई पेपर है एक्स, उसमें पहले जो कैंडिडेट है ये ए, इसका जो सही प्रश्नों की संख्या है वो है 100 और सबकी 90 90 90 90 90 90 90 90 और 90, यानी टोटल हमने 10 कैंडिडेट लिए हैं यहाँ पे गणना के लिए, जिनमें पहले का जो एक्स है वो है 100 और बाकी सबका कितना है 90% किया है सभी ने। अब देखें भाई, तो मीन, यानी मीन जब निकालेंगे, औसत, औसत कैसे निकलेगा भाई? औसत निकलेगा, इन सबको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 को अगर 9 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 नाम 81 और एक 8200 जो भी नहीं 91, ठीक है। तो 8100 और मतलब एक और जोड़ दें इसमें, मतलब सॉरी 100 जोड़ दें तो टोटल आएगा आपका ये 900, 910 है ना, 910 आएगा। 910 भाग देंगे आप 10 का, क्योंकि 10 कैंडिडेट है तो ये मीन आ गया, यानी आपका मीन आया 91, यही मीन यहाँ पे निकाला हुआ है। औसत निकाल लिया, तो औसत आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको 100 के फिगर में समझें, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हम इसको जो है आपके सामने चेंज करके भी देखेंगे। देखें भाई, अब आपको निकालना है x माइनस एम। एक्स आपके पास है, m आपके पास है। x माइनस एम क्यों निकालना है? क्योंकि हमारा टी स्कोर का फॉर्मूला कहता है 50 + 10 x माइनस एम अपॉन एच डी, इससे निकलेगा। x माइनस एम हमको निकालना पड़ेगा हर कैंडिडेट का, तो इसका m तो है कितना 91 और x कितना है 100, तो 100 में से 91 x माइनस एम करेंगे तो कितना आएगा भाई 9। ऐसे ही इसका 90, इसका 100 है, सॉरी 91, और इसका कितना है 90। यहाँ यही तो किया है मैंने, m निकालने के लिए भाई x की वैल्यू रख दो 100, m की वैल्यू रख दो 91, बराबर ये आएगी। यहाँ पर भी वही होगा, x की वैल्यू कितनी है 90 और m की वैल्यू कितनी गई है 91, तो 90 माइनस 91 बराबर कितना आएगा भाई -1, ये रहा। इसकी भी वही 90, x की वैल्यू ये रही -1 माइनस 91, तो कितना आएगा -1। तो सभी के वही है, सेम है, सेम है, तो सबकी x माइनस एम कितना आएगा -1 -1 -1 -1 -1 और ऊपर वाला का आएगा 9। अब देखें भाई, अब जो भी है, अब यहाँ पर x माइनस एम आपके पास आ गया और हमें एच डी निकालना होता है, यानी x हमको आ गया, m हमारे पास आ गया, हमें निकालना है एच डी। एच डी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था भाई? यहाँ लिख देता हूँ दोबारा अगर आपको याद नहीं है तो, x माइनस एम का स्क्वायर और इसका कर दो सिग्मा, अपॉन में रख दो n और इसका निकाल दो रूट, तो आपका आ जाएगा एच डी। अब एच डी मेरे को निकालना है तो x माइनस एम मेरे को करना ही होगा ना, और उसका भी स्क्वायर करना होगा, फिर उनका सिग्मा करना होगा। तो x माइनस एम आपका ये रहा, तो मैंने निकाला यहाँ पे x माइनस एम की वैल्यू आई 9। अब 9 का x माइनस एम का स्क्वायर क्या होगा 81, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसका x माइनस एम कितना है तीसरे व्यक्ति का 1, तो इसका क्या होगा 1 हो जाएगा, इसका भी कितना है -1,
तो इसका भी क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे करके सबका जो x माइनस एम का स्क्वायर है वो नीचे वालों का जिनका 90 स्क्वायर है उनका 1 1 1 1 होगा। अब 81 तो ये हो गए और 9 ये हो गए, टोटल ये कितने हो गए भाई? 81 और 9 कितने हो गए? 90। ठीक है, 81 और ये आपके 90 हुए। ऐसे ही आपको अब निकालना है इसका एस डी। तो सिग्मा आपको करना है, फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है, x माइनस एम का सिग्मा। तो इसका सिग्मा करेंगे, मैंने कर दिया 90, सिग्मा तो हो चुका है। अपॉन में n रखना है, n कितने कितने कैंडिडेट हैं ये? कैंडिडेट हैं ये टोटल 10। तो 10 यदि मैं रखता हूं तो कितना आएगा भाई? एक जीरो से एक जीरो कट गए, बराबर आया 9। अब लेकिन हमको इस पूरे का रूट भी निकालना था भाई, तो यदि मैं इसका रूट निकालता हूं कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आपका एस डी दे रखा है यहाँ पे, ये निकला पड़ा। एच डी आपको निकालना आ गया, एक्स आपको पता है, एम आप निकाल सकते हो। तो फिर इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने में समस्या क्या है, फिर ये बताएं। देखें भाई, अब टी स्कोर इस वाली कंडीशन में इसका 80 है, आपको दिख रहा होगा। जब इसके क्वेश्चन इस वाले यानी जो पहला कैंडिडेट है इसका स्कोर 100 है, एक्स की वैल्यू 100 है, और इसका एक्स माइनस एम ये 9 है, अर्थात जो x माइनस एम का स्क्वायर है वो 81 है, और उस कंडीशन में जो एच डी है वो कितना है भाई? 3 है। 3 है, उस कंडीशन में टी स्कोर की वैल्यू देखो ये दिख रही, इसकी वैल्यू 80 है, यानी इसने मैक्सिमम 80 टी स्कोर प्राप्त किया है। और जो और का जो 90-90 स्कोर है, तो सबका टी स्कोर आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 46 46 46 46, यानी 46 के आसपास है जो भी है, ये सबका टी स्कोर इतना है। तो यदि ऐसी स्थिति बने कि एक का 100 हो और के 90-90 हो सभी के, तो पहले वाले का टी स्कोर 80 जा सकता है। और जब टी स्कोर 80 जा सकता है, यदि ऐसा हर पेपर में हो, तो आउट ऑफ 30 में से आउट ऑफ 30 भी जुड़ सकते हैं। एक तो स्थिति ये हो सकती है, इसके अलावा भी कुछ स्थिति है, वो हम देखेंगे आगे। तो सेम है, अब आप एक में मैंने निकाल के आपको बता दिया, आगे आप समझेंगे भाई। आगे सिंपल है, देखो इसी में यदि मैं उल्टा कर दूं, तो एक बात ये थी ना, एक बात थोड़ा पिछले वाले में गौर करें भाई इसमें, कि किस स्थिति में बात ये थी ना, टी स्कोर की मैक्सिमम वैल्यू 80 से ज्यादा नहीं जा सकती। तो इसने 100% स्कोर किया है, तो क्या इसकी टी स्कोर की वैल्यू 80 से ज्यादा गई है क्या? अबोव देन 80 गई है क्या? नहीं गई। तो आरडीएसओ ने भी यही कहा है कि टी स्कोर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 80, और मिनिमम क्या हो सकती है? 20। लेकिन कुछ केसेस में 20 से नीचे भी जा सकती है, लेकिन हालांकि ऐसी हालत बनती नहीं है, मतलब ऐसी संभावना नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में जा सकता है, तो उसकी संभावना को नहीं नकारा जा सकता। तो अधिकतम जो वैल्यू है वो कितनी आई इसकी? 80 आई। तो 80 से ऊपर नहीं गया है, इस फॉर्मूले में हमने कैलकुलेट भी करा आपके सामने। तो 100% करने पर इसका टी स्कोर मैक्सिमम 80 गया है, 80 से अबव तो नहीं गया है। आगे देखें भाई, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम दूसरी। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें हमने उल्टा कर दिया, सभी का स्कोर कितना कर दिया? 100 100, ये एक्स की वैल्यू है, 100 100 100 100 100 100, और एक का कर दिया 0। तो जिसका 0 किया है उसका टी स्कोर देखो, और 100 वालों का टी स्कोर देखो, सभी के जिनके 100 है उनका 53 पॉइंट कुछ जा रहा है, और लेकिन जिसका स्कोर 0 है उसका टी स्कोर देखो कितना आ रहा है भाई? 20 आ रहा है। तो बात यही थी कि यदि आप 0 क्वेश्चन भी करें, यानी एक भी क्वेश्चन नहीं करें, तो भी आपका टी स्कोर जो है वो 20 से नीचे नहीं जाएगा, तो भी आपका जो टी स्कोर है वो 20 से नीचे नहीं जाएगा भाई। तो नहीं जा रहा है। यहाँ पर जो 10वां नंबर का कैंडिडेट है, इसने 0 क्वेश्चन किया है, और 0 क्वेश्चन करने के बाद जो टी स्कोर है वो कितना है भाई? 20 है। तो वो 20 इसलिए है ना, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है, आपको फ्री फोकट का दिया हुआ है, ये दे रखा 50 प्लस 10 एक्स माइनस एम अपॉन एच डी। तो यहाँ पर ये फ्री फोकट का 50 आपको इन एंड दे तो रखा है उन्होंने, तो इस 50 दे रखा है, इसी में से वो 20 बच जाता है। तो आप चाहे 0 क्वेश्चन कर लें तब भी इस 50 में से घटेगा, तो ये वैल्यू तो प्लस में आएगी आएगी 20। तो यदि आप 0 क्वेश्चन करें तो आपकी टी स्कोर की वैल्यू 20 से नीचे नहीं जाएगी, ये आप देख चुके। और यदि आपका जो है टी स्कोर, मतलब आप 100% पेपर करें, तो आपकी वैल्यू 80 से ज्यादा नहीं जाएगी, इससे पिछली स्लाइड में मैं दिखा चुका था। अब इसको प्रैक्टिकली और चेंज करके हम देख लेते हैं, बाकी एक दो सिचुएशन आप देख सकते हैं। अब देखो एक ये वाली सिचुएशन है भाई, इसको क्लासिफिकेशन टेस्ट का मैंने निकाला हुआ है। क्लासिफिकेशन का यदि आप देखेंगे, सभी का जो एक्स है यानी मीन अभ्यर्थी द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, यदि पहले कैंडिडेट के 35 लिया जाए और के 34 34 34 34 34 34 34 सही लिया जाए, तो एवरेज जाएगा 34.1, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या।
इन सबको जोड़ दो, 10 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका एम एवरेज। अब हमें निकालना है एसडी। एसडी निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस एम का स्क्वायर का कर लो सिग्मा, अपॉन में लगा दो एन, और उसका निकाल दो बाई रूट, तो आ जाएगा आपका एसडी। तो मैंने x माइनस एम निकाला 35, तो ये रहा x, और m कितना है 34.1, इन दोनों को घटाऊंगा तो अंतर क्या आएगा? ये आएगा 0.9, इसका स्क्वायर क्या होगा 0.81, तो ये सबका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो इनका कर दो भाई सिग्मा। इनका सिग्मा करने के बाद में जितने कैंडिडेट है 10, उसका 10 का लगा दो भाग, तो आपका आ जाएगा ये एच डी। एच डी आया 0.3। अब यहाँ पे आप टी स्कोर देख लें। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि क्लासिफिकेशन के अंदर यदि ऐसी स्थिति बन जाए, 10 कैंडिडेट हम लेके चल रहे हैं, पहले के यदि 35 हो और सबके 34 हो, तो जो पहला वाला कैंडिडेट है उसका टी स्कोर देखो कितना जा रहा है, यहाँ पे 80 जा रहा है, यानी मैक्सिमम स्थिति को प्राप्त कर रहा है। तो 80 जा सकता है भाई, लेकिन इस केस में जाएगा अगर ये पॉसिबल हुआ ऐसा तो। और इसका पेपर इसने कितना किया है? 100% सॉल्व किया है, तो इसका टी स्कोर की वैल्यू जा रही है 80। अब वो फॉर्मूले की डिजाइनिंग है इस हिसाब से, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है आपका टी स्कोर कैलकुलेट करने का 50 + 10 x माइनस एम अपॉन एच डी ग्रेटर देन 42। तो सब कुछ उस पर डिपेंड है, और x माइनस एम हो रहा है, तो आपके x में से m घट रहा है, तो m भी तो इफेक्टेड कर रहा है ना आपका स्कोर को, एच डी भी तो इफेक्टेड कर रहा है। तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि मैं इतना कर दूं तो ये हो जाएगा। तो देखें इसमें 80 है। नेक्स्ट केस हम देख सकते हैं, यदि ऐसा पॉसिबल हो जाए तो एक के 35 हो, अदर के 34 हो, तो जो इसके 35 है उसका 80 टी स्कोर जुड़ जाएगा, यानी 100% स्कोर करने पर। आगे देखें भाई, हम दूसरी स्थिति देखते हैं। एक ये है कि सभी के 35-35 है, सभी का स्कोर 35-35 है, एक का जो है 0 है, तो जिसका 0 है उसका टी स्कोर आएगा 20 आएगा, तो इसका 20 आया, यानी 0% करने के बाद भी इसका टी स्कोर 20 है। क्लियर है भाई? आगे देखें तो 20 कब होगा, 80 कब होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। आप निकाल लेना, ये जोड़ बाकी गुना भाग करते रहना, बाकी मैंने एक में करवा के बता दिया था। आगे देखें, बाकी हर में करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक ये वाला सीन में भी आपका जो 20 है, टी स्कोर 80 पहुंच रहा है, देखो पहले वाले का यदि इसका एक्स यानी क्लासिफिकेशन के अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर यदि 35 क्वेश्चन सही करता है पहला लड़का, और सभी जो नीचे वाले 10 कैंडिडेट हैं 20 क्वेश्चन सही करें, तो जो टी स्कोर है वो पहले वाले का 80 जा रहा है। यहाँ पे देखो मीन कितना गया है इसका, 21.5 गया। अब 21.5 गया है मीन, और इनका देखो सबका कितना है, मीन से कम है 500 जो कैंडिडेट है, यानी ये 9 की 9 कैंडिडेट का स्कोर 20 है एक्स, और यहाँ पे मीन ज्यादा है, फिर भी ये पास है कि नहीं देखो आप यहाँ पे। तो ये कहते हैं ना कि मीन से अगर थोड़ा भी स्कोर डाउन चला गया तो फेल हो जाएगा। कहाँ हो रहा है भाई, यहाँ 46 बन रहा है, इसका भी 46 है, सबका 46 है, ये क्यों पास हो रहे हैं? तो नहीं होने चाहिए थे उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्यों पास हो रहे हैं? जब आपको पता है इन 9 की 9 लड़कों का एक्स जो है अभ्यर्थी द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या 20 है, और जो मीन है वो गया है भाई 25 यानी 21.5, तो एस यानी यहाँ पर माइनस में जा रही है वैल्यू, सबका जो एक्स माइनस एम -1.5 -0.5 1.5 इतना जा रहा है, उसके बावजूद भी इनका टी स्कोर 42 से ज्यादा है 9 की 9 लड़कों का, और ये पास हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि एवरेज से अगर हमारा थोड़ा भी डाउन हुआ तो हम फेल हो जाएंगे। गलत है, बिल्कुल गलत है। एवरेज से यदि थोड़ा ज्यादा गलत हो गया तो फेल हो जाएंगे, ये कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि एवरेज के बराबर या एवरेज से हल्का सा गलत हमारा एक्स कम रहा तो हम फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। आपके सामने पास है कैंडिडेट। आगे समझ में? अब मेनली तो मेरा फोकस ये था इसको समझाने का, इसको समझे भाई, जो समझाना चाह रहे थे वो समझे कि सभी का स्कोर, एक का स्कोर 35 है पहले का, और सबका 20 है, मीन जाएगा ये 21.5, एसडी आपका निकल के आएगा 4.5, और उस केस में पहले वाला लड़का है जिसके 35 सही है, मतलब 100% सही है, ये 100% स्कोर यानी 80 मैक्सिमम प्राप्त कर रहा है, अदर सबका कॉमन ही रहेगा, सिंपल सी बात है। तो इस स्थिति में भी 80 हो सकता है, टी स्कोर बढ़ सकता है, तो स्थिति पे डिपेंड करेगा। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक आध स्लाइड और बची है तो उसको देखते हैं। एक ये है भाई, देखो इस वाले में क्या हो रहा है देख लेते हैं। ये वाली ऐसी कुछ मिक्स स्थिति है, मिक्स, पहले के 35 सही है इंटेलिजेंस टेस्ट में, दूसरे के 34 सही है, तीसरे के 28 सही है, एक के 32 सही है, एक के 25 सही है, एक के 27 सही है, एक के 28 सही है, एक के 27, 28 और 25, ऐसे 10 कैंडिडेट का ये स्कोर मैंने आपके सामने डाटा लिखा हुआ है। अब इसको यदि मैं जोड़ दूं और 10 कैंडिडेट का भाग लगा दूं तो आपका आ जाएगा भाई मीन, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सबको जोड़ दो, 10 का भाग लगा दो, डिवाइड कर दो, आ जाएगा मीन, ये मीन आ गया।
अब x माइनस एम घटाना है, x आपके पास इसका 35 है, मीन गया 28.9, तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 6.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 37.21, ऐसे इन सबका स्क्वायर निकाल लेंगे, x माइनस एम का स्क्वायर आ जाएगा, ये a का, ये b का, c का, इन सबको x माइनस एम का यहाँ पे हम करेंगे सिग्मा, और सिग्मा करेंगे अपॉन में हम लगाएंगे n और उसका हम निकाल देंगे रूट, ये आ जाएगा हमारा भाई SD, और SD आ जाएगा, वो आएगा ये 3.6। आगे देखो, अब इस कंडीशन में टी स्कोर देखो आप, जब पहले कैंडिडेट के 35 सही हैं, एक के 34 हैं, किसी के 28 हैं, किसी के 27 हैं, तो इसका ये 100% एफर्ट्स है, कितना है भाई 100% किया है इसने पेपर को सही, 35 के 35 क्वेश्चन सही हैं, उस केस में इसका जो टी स्कोर है वो कितना जा रहा है, देखो 68.15 जा रहा है, नहीं जा सकता। अब यूं कहते हैं, तुम्हारे फोन आते हैं, सर हमारा तो स्कोर इतना है, मैंने तो पूरे सही किए, फिर भी मेरा टी स्कोर 80 नहीं जा पा रहा, इसका भी नहीं जा रहा, नहीं जाएगा। फॉर्मूले का डिजाइनिंग ही उस हिसाब से, उसमें एम और एचडी भी इफेक्ट डालते हैं, वो कैसे डालते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। देखें भाई, तो इसका मैक्सिमम स्कोर जा रहा है 68.15, और जबकि इसने पेपर हल किया है 100%, यानी 100% पेपर हल करने के बाद भी इसका जो टी स्कोर है वो 68 तक जा रहा है। अब जा रहा है तो जा रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका 34 क्वेश्चन सही करने के बाद, लगभग 97.14 करने के बाद टी स्कोर 65 कुछ है। तीसरे कैंडिडेट के 28 क्वेश्चन करने पर इसका जो टी स्कोर है, यानी पेपर का वैल्यू तो है 80% किया है, लेकिन इसका टी स्कोर 47 के आसपास ही सिमट के रह गया है। तो आप देख सकते हैं सबका, इसका 32 क्वेश्चन सही करने पर, अर्थात 91.42% क्वेश्चन सही करने पर इसके टी स्कोर की वैल्यू 59 रह जाती है। जब ये लड़का 25 सही करता है, कैंडिडेट जो भी है 1 2 3 4 ये 5 नंबर का कैंडिडेट यदि 25 क्वेश्चन सही करता है, तो इसका परसेंटेज में स्कोर रहता है 71.42, लेकिन इसका परसेंटेज जुड़ता है 38 पॉइंट कुछ, और ये लड़का हो जाता है भाई डिस्क्वालीफाइड। ये डिस्क्वालीफाइड है, आपको दिख रहा है 28 एवरेज गए, और यहाँ पर 38 ही बन रहा है, 38 बन रहा है तो ये फेल है, सिंपल है 25 पे। आगे देखें, ये 27 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन करने पर जो कैंडिडेट 6 है, छठा कैंडिडेट के 27 सही है, और इसका परसेंटेज में स्कोर है 77। अब एक चीज देखो आप, जो ये कह रहे हैं ना 42% पर पास करने पर पास हो जाते हैं, तो उनकी अकल क्या घास चरने गई है क्या? फिर तुम ये कहते हो कि साहब तुम तो दूसरों की बुराई करते हो, गुस्सा आता है, बुराई इसलिए करता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि वो लोग बेकार पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके पास नॉलेज का अभाव है, अभाव है, अभाव है। उन्होंने कितने लोगों का फ्यूचर तबाह किया है, वो उन लोगों को अगर आरटीआई के सारे जवाब दिखा दो ना, तो वो लड़के बता पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। तो अभी तुमने देखा नहीं है इसलिए तुम्हें पता नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ ना, बताए ना एक्स जो आपका टेस्ट जी है वो कैसे मैनेज होगा। जब टेस्ट क्यू के क्यू निकाला जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या ली जाएगी, टेस्ट टेस्ट जी निकाला जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या ली जाएगी। अगर इतने ही साइकोलॉजिस्ट है तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ सबके लिए, बताओ क्यों नहीं बताते हो। वैसे अपने आप को टीचर कहते हो, पता आता जाता कुछ है नहीं, और सामने वाला कोई कह दे तो बस बुराई कर रहे हैं। भाई कैंडिडेट फेल हो रहे हैं किसके गलत गाइडेंस के कारण हो रहे हैं, तुम्हारे गलत गाइडेंस के कारण। उन्होंने तो अपनी फीस दी है, तो फिर तुमको कहते हो कि साहब तुम तो दूसरे की बुराई करते हो। अब गुस्सा आता है, मेरे पास भी कैंडिडेट आते हैं तो गुस्सा आता है, इनको कंटेंट चोरी करना तो खूब आता है, गुस्सा क्यों नहीं आएगा बताएं। तो गुस्सा गुस्सा आता है, आप दूसरों को बताते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो करूंगा मैं तो। देखें भाई, अगर गलत है तो बिल्कुल करूंगा। मैंने कभी नहीं कहा इनको पढ़ाना नहीं आता, इनको नॉलेज नहीं है, जानकारी का अभाव है, और ये जानकारी नहीं हासिल करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते तो आपको बताते टेस्ट जी कैसे बनेगा, टेस्ट क्यू कैसे बनेगा। मैं 2 महीने से चिल्ला रहा हूं, मेरे पास ये जवाब टेस्ट जी और क्यू के 2 साल 3 साल पहले से भी हैं, और आज के भी हैं, और अब 1-2 महीने पहले के भी हैं। इनके पास क्यों नहीं है और जानकारी क्यों नहीं है? अगर इनके पास ये जवाब पहले से होते ना तो ऐसे उछलते यूट्यूब पे बुरी तरह। लेकिन फिर भी मैं 3 साल 4 साल से भी मेरे पास हैं, मैं रखे हुआ हूँ उनको। फिर भी ऐसा मन में नहीं था, बताना चाहता तो आपको कब का बता दिया होता कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये बताया कि भाई नॉलेज रखो, सामने वाले को आप पढ़ा रहे हो, जानकारी रखें, बस इतना सा कह रहा हूँ। मेरे लेके खूब पढ़ाएं, जिसको जहाँ पढ़ना है, जिससे पढ़ना है उससे पढ़ेगा, तो जानकारी तो होनी चाहिए। अब कुछ भी उल्टे सीधे भ्रम साइकोलॉजी के बारे में फैला रखे हैं, 42% कर दो पास हो जाएगा, तुम्हारे घर की रेल है पास हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना परसेंट कर रहा है, 71% इसका स्कोर है, देख लो भाई तुम्हारे सामने पास हो जाएगा। सही कहते तो इनके नमक मिर्च लग जाती है।
ये 71% इसने किया है, और 71% करने पर इसका टी स्कोर आ रहा है 38, दिख रहा है आपको। और ये फेल है, ये 25 वाला, ये रहा कैंडिडेट 5 फेल है भाई। नहीं है तो अलग से समझा देता हूँ, हटाता हूँ इसको, देखो तुम्हारी आंखें शायद ना खुलें। और वो कहते हैं 42% कर दो पास हो जाओगे, पास हो जाएंगे साहब। अकल जाने पता नहीं क्या घास घास चरने जाती है इनकी। और ऐसे ही कैंडिडेट हैं आज के टाइम में, मैं बता तो रहा हूँ। देखें भाई, फिर बाद में रोते हैं। ये 5वां लड़का है, ये वाला, इसका जो स्कोर है देखो आप, इसको गौर करो आप, क्योंकि 42% करने पे पास हो जाते हैं। पास हो जाते हैं क्या भाई? 35 टोटल क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन में, जिसमें से इस 5वें नंबर के भाई साहब के रामलाल के 25 सही है भाई, और एवरेज गया 28.9, यानी 25 सही है। तो आप सिंपल सा निकालो ना, ये जो 25 सही है, वो 25 जो है वो 35 का कितना परसेंट है भाई, कैलकुलेट करना कितना परसेंट है। और वो कितना परसेंट है वो ये लिख रहा है इधर 71.42। अब इतना परसेंट इसका सही स्कोर है, जब 71.42 इसका सही स्कोर है, तो ये फेल क्यों है? इसका टी स्कोर ये इतना क्यों आ रहा है भाई, बताना मेरे को। तुम ही बता दो, ज्यादा दिमागधारी तुम हो तो, और उनके पक्षधर हो तो। ये 38.39 क्यों क्यों आ रहा है टी स्कोर, 42 से ज्यादा क्यों नहीं आ रहा, क्यों फेल हो रहा है? 71.4286 करने के बाद भी, इतना स्कोर करने के बाद भी ये लड़का फेल है। जब आप तो कह रहे हो कि 42% करने पर पास हो जाता है, मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा कि 42% करने पर पास हो जाता है। ये तो 71% किया है इसने, ये तो 71% करने के बावजूद भी फेल है, और आप कह रहे हो कि 42% करने पे पास हो जाता है। और ऐसे ऐसे महान लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम है, उनका पहला वीडियो उठा के देख लेना, अगर तुमको चेक करना है तो। फिर मैं तो लगता हूँ बुरा, अगर मैं कहता रहा हूँ ना, मेरा तो सही बताना, कुछ सावधानी बताना भी बुरा हो जाता है लोगों के लिए, और वो लोग चाहे कुछ भी पढ़ा दें, कुछ भी इररिलेवेंट पढ़ा दें, वो सही हो जाता है उनका। देखें, तो भाई इस गलत फहमी से बाहर निकले। ये गलत बताया जा रहा है कि 42% करने पर पास हो जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, इस 5वें भाई साहब के 25 क्वेश्चन सही है 35 में से, और 35 का 25 कितना परसेंट है, वो परसेंटेज मैंने यहाँ निकाल रखा है 71.42%। उसके बाद इसका टी स्कोर, ये टी स्कोर का कॉलम है, इसका टी स्कोर आता है 38.39, और ये कैंडिडेट फेल है, यानी 71% स्कोर करने के बाद भी फेल है। और वो भाई साहब कहते हैं 42% कर दो पास हो जाओगे। बढ़िया है भाई, अच्छी बात है, अच्छी जानकारी है तुम्हारी। देखें भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करो, करो मेरे लेके तो। इधर देखें, ये लड़के के 35, वही 32, थोड़ा सा डाटा चेंज किया है, 28, 32, 25, 27, 28, 26, जो भी है। यहाँ 28.7 गया है। यहाँ पर टी स्कोर इसका जो मैक्सिमम किए हैं 100%, इस 100% करने पर 70 जा रहा है, 80 अब नहीं जा रहा है इसका। अब नहीं जा रहा, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सा, यहाँ समझ लो, x माइनस एम अपॉन एच डी। ये टी स्कोर का फॉर्मूला होता है 50 प्लस 10 x माइनस एम। अब देखो, x मतलब अभ्यर्थी द्वारा सही किए गए प्रश्न 25, m मतलब सभी का औसत। अब सभी का औसत सपोज करो गया 28। अब आप इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करने पर m भी यूज हो रहा है, एस डी भी यूज हो रहा है भाई, तभी तो आपका टी स्कोर निकल रहा है। अब m मतलब है सभी का औसत, यदि इनमें से एक लड़का भी कम ज्यादा क्वेश्चन कर दे तो m चेंज हो जाएगा, और m यदि चेंज हो जाएगा तो आपका ये एच डी भी चेंज होगा, और एच डी चेंज हो गया, ज्यादा चेंज हो गया, तो आपका स्कोर कम जुड़ेगा। तो आपका जो टी स्कोर निकलेगा, उसको ये एम और एच डी भी तो इफेक्टेड कर रहे हैं। और एम किससे इफेक्टेड हो रहा है? यदि इन 10 के 10 लड़कों में से एक का भी स्कोर ऊपर नीचे होता है तो एच डी आपका इफेक्टेड होता है, एम इफेक्टेड होता है, तो आपका टी स्कोर भी इफेक्टेड होता है। तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, पूरा टी स्कोर जुड़ना है या ना जुड़ना आपके हाथ में है ही नहीं भाई। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपका एक्स है। तो जितना मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप एक ही चीज पे ध्यान दें कि आपकी 165 में से 165 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इधर आप फोकस करें, टी स्कोर वी स्कोर परसेंटेज परसेंटेज को छोड़ें, वो कम ज्यादा स्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। और वो स्थिति क्या है हम देखते हैं, देखें भाई। कोई नहीं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इन स्लाइडों को तो छोड़ो तुम। उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ाएंगे, फिर बोलते हैं सब बुराई कर रहे हैं।
देखें भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं, हम 2 सीट देखेंगे, थोड़ा 2 4 5 मिनट लगेंगे, आपके पूरा जो तस्वीर है वो पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। देखें, पहले हम एम और एसडी निकालना थोड़ा एक्सेल शीट से देख लेते हैं और उसके बाद हम टी स्कोर को भी देखेंगे। तो ये आपके सामने एक एक्सेल शीट देखो भाई दिख रही है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक बताया था, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो और भी अच्छी बात है ना। देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे सरक गए हैं। 3 और 3 6 2 8 ही है भाई। कोई नहीं, इतने में दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। देखें भाई, आपको दिख रहा होगा ये आराम से। दिख रहा है ना, बड़ा हो गया अभी, दिख रहा है। तो देखें भाई, ये 10 कैंडिडेट हैं आपके सामने, ये इनका एक्स है, मतलब अभ्यर्थी द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या। ये हमने इनका, थोड़ा नीचे सरकाते हैं, ये इनका मीन निकाल रखा है, मीन एवरेज, यानी ये 84 क्वेश्चन इसका निकला, जो भी ये इधर डाटा है उसके बेस पे मीन ये निकला। 10 कैंडिडेट लिए हमने तुलना के लिए, ये x माइनस एम, एम हमारा ये रहा, x ये रहा, तो 100 में से 84 में से 100 में से 84 जाएंगे तो क्या बचेगा 16, ये x माइनस एम निकाला है, और x माइनस एम का स्क्वायर निकाला है, इसका 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। सभी का सिग्मा करके हमने एस डी निकाला है। कैसे निकाला जाता है अभी मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं, तो यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बर्बादी होगी। ये एस डी आएगा 18.54। अब टी स्कोर हमको निकालना है भाई, तो टी स्कोर आसानी से देखो, टी स्कोर पे क्या इफेक्ट पड़ता है आप ये देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे पहले लड़के को मार्क कर रहा हूँ, देखें भाई, ये पहला लड़का मैंने मार्क किया, इसका जो स्कोर है वो 100 मान के चलो। टोटल कुल प्रश्न कितने हैं किसी पेपर में आप मान लो, अभी हम हमारे पेपर का भी देख लेंगे, अभी थोड़ा 100 से थोड़ा समझना आसान हो जाता है। कुल प्रश्न क्या है, मान के चलो हमने माना कुल प्रश्न 100 हैं, तो इसके 100/100 हैं। ये सही प्रश्नों की संख्या दी हुई है यहाँ पे, सही प्रश्नों की संख्या। अब सही प्रश्नों की संख्या आपके सामने नीचे है। तो अब आप देखते हैं, मैं इस डाटा को चेंज करूंगा, तो यहाँ पे देखो इसका टी स्कोर अभी कितना आ रहा है, 58.66 आ रहा है। अब मेरे को ये बताओ, इसने 100 में से 100 प्रश्न सही किए हैं, इसने ए वाले भाई साहब ने, लेकिन फिर भी इसका टी स्कोर कितना आ रहा है, 58 पॉइंट इतना आ रहा है, तो इसकी गलती क्या है इसमें। अब देखो, मैं इसके डाटा को नहीं छेड़ूंगा, इसके प्रश्न 100 ही सही रहेंगे, और ये वाला एम, यानी ये वाला एम ये भी डिस्टर्ब होगा, और ये एस डी भी डिस्टर्ब होगा। मैं किसी एक कैंडिडेट का चेंज करूंगा, जो ये ब्लैक से कर रहा हूं जिसको मैं चेंज करूंगा, अभी मैं इसको चेंज करूंगा जिसके 30 हैं, तो देखना उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, जो मैंने पहला मार्क किया है भाई। यहाँ पे हम चेंज करते हैं इसको, इसके एक्स को, थोड़ा ये चेंज कर लेते हैं माउस। देखें भाई, तो इसमें 30 की जगह मैं इसको कर देता हूँ, टोटल 100 है तो मैं 90 कर देता हूँ, और ये एंटर दबा देते हैं। तो देखो ये टी स्कोर कितना पहुंच गया, ये सारी वैल्यू चेंज हुई भाई, यहाँ पे एम भी चेंज हो गया, 90 हो गया अब। और ये स्कोर देखो, इसको इसका स्कोर 72 था, सॉरी 58 कुछ था, अभी 72 हो गया। तो सबका जो स्कोर है वो चेंजेज हो गया, यानी गड़बड़ हो रहा है, और सबका जो टी स्कोर है वो 50 पहुंच गया, जिन जिन के 90 हैं। यानी इसको इसको 90 की जगह मैंने पहले 30 लिखा हुआ था। और आप ये देखें, इस वाले कैंडिडेट का इन सबका डाटा कितना है अभी, जब इसको मैं 90 रखता हूं, तो इन सबका टी स्कोर आ रहा है भाई 50 इन सबका 50 आ रहा है। अभी मैं डाटा को फिर से चेंज करता हूं, देखना इस वाले को ही, जिसका मैंने 90 किया है, इसको मैं चेंज करता हूं, इसको फिर से मैं करता हूं भाई 30, तो क्या इफेक्ट पड़ता है किसकी सेहत पे, आप खुद देखें। देखें, ये मैंने 30 किया, तो 30 किया तो देखो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 58। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वैसे सरक गया, ये तो हो गया 58, और ये कितना हो गया भाई, ये तो 100% है ही, और 30 वाले का देखो 47 हो गया, और इनका जो अभी 50 दिखा रहा था वो 53 हो गया, जबकि मैंने छेड़ा तो किसी एक ही कैंडिडेट का डाटा है। इसको मिटाता हूं मैं, देखें, जबकि मैंने इस सीट में डिस्टर्ब सिर्फ और सिर्फ इस कैंडिडेट का डाटा डिस्टर्ब किया है, मैं सिर्फ इस कैंडिडेट का डाटा डिस्टर्ब किया है जो कैंडिडेट सी है।
लेकिन उसका इफेक्ट सब पे दिख रहा है। जब मैंने ये वाली वैल्यू 90 रखी थी, तो इसका स्कोर लगभग 70 के आसपास कुछ जा रहा था। जबकि मैंने डाटा तो इसका तीसरे का चेंज कर रहा हूँ, लेकिन ये पहले की सेहत पे भी फर्क पड़ रहा है और सबकी सेहत पे भी फर्क पड़ रहा है। इन सबका जो टी स्कोर है लगभग कितना जा रहा था, 50 जा रहा था, अब ये 53 हो गया है। जबकि मैंने क्वेश्चन किसके कम ज्यादा करें, सिर्फ और सिर्फ तीसरे पर्सन के सी के कम ज्यादा किए हैं। अब मैं इसके 30 की जगह देखो फिर से 90 करता हूँ, तो फिर से फर्क पड़ेगा। उस फर्क को आप समझें। तुम ये कहते हो ना मेरे तो पूरे सही हैं, फिर भी मेरा इतना क्यों नहीं हो रहा, तो इतना इसलिए नहीं हो रहा। अब मैं इसका 90 कर देता हूँ फिर से, ये मैंने 90 किया, 90 किया तो पहले का अपने आप चेंज हो रहा है, ये 72 हो गया, इनका 50-50 हो गया। जबकि मैंने चीज किसकी डिस्टर्ब की है, सिर्फ और सिर्फ इस तीसरे जो डी कैंडिडेट है इसकी चीज डिस्टर्ब की है, इसका मैंने 90 कर दिया। अब ऐसे ही देखो मैं सबके चेंज करता हूँ, सबके टी स्कोर ऑटोमेटिक चेंज होंगे। क्या क्या चेंज होगा आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करें भाई। ये तो है इसके द्वारा किए गए 100% प्रश्न, ये जा रहा है इसका मीन, और ये जा रहा है एसडी, और ये रहा है इसका स्कोर 72। और एक लोअर वालों का भी देख लो जिनका 90-90 है, इनका आ रहा है 50, कितना जा रहा है 50-50 जा रहा है, और स्कोर है इनका 90-90। तो आप इन दोनों को देख ले, मैं इन दोनों को छेड़ नहीं रहा हूँ, इन दोनों का स्कोर इतना है, इन दोनों का इनका टी स्कोर यहाँ पे इतना है, और मैं सिर्फ और सिर्फ बीच वाले कैंडिडेट को इफेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरे नंबर के को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू जो है वो 80 है। देखें भाई इसकी वैल्यू 80 है, 80 क्वेश्चन इसके सही है, तो 80 की जगह मैं कर देता हूँ 90, ये कर दिया भाई मैंने 90। अब ये जब जैसे ही 90 करके एंटर मारा तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे मीन हो गया 91, तो जिसके 100% क्वेश्चन सही थे इसके पहले कैंडिडेट के, इसका टी स्कोर कितना पहुंच गया भाई, 80 पहुंच गया है, यानी 80 पहुंच गए। यदि ऐसी सिचुएशन बन जाए कि एक के 100 हो बाकी सभी के 90 हो, तो इसके पहुंच जाएगा 80। अब देखो ये 50 जा रहे थे, ये वाला डाटा 50 था, मैंने इनको छेड़ा भी नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस सी कैंडिडेट का जो है वो चेंज किया है डाटा, तो इससे सबकी सेहत पे फर्क पड़ रहा है। वो सबकी सेहत पे फर्क पड़ने का कारण ये है क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला वो है 50 + 10 x - m अपॉन SD ग्रेटर देन 42। तो x में से आपका m घट रहा है, यदि एक भी कैंडिडेट का स्कोर यहाँ से कम ज्यादा होता है तो उससे मीन यानी सभी का औसत इफेक्टेड होगा, और औसत इफेक्टेड होगा तो SD भी इफेक्टेड होगा, और SD इफेक्टेड होगा तो सिंपल सी बात है आपका जो इधर का जो टी स्कोर है वो भी इफेक्टेड होगा। भले ही आप 100% कर दें तो भी आपका स्कोर 80 प्राप्त नहीं करे, कहो तो ऐसी सिचुएशन बन जाए, या फिर ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि यदि आप ऐसी वाली बन जाए तो आपका बिल्कुल 80% जुड़ सकता है, पूरा टी स्कोर जुड़ सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन बने तब ना, तब जुड़ पाएगा। जब ऐसी कंडीशन बनेगी नहीं तो आपका कभी टी स्कोर 80 जुड़ेगा नहीं। जैसी सिचुएशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपका टी स्कोर जुड़ेगा। अब तुम कहते हो नहीं साहब मैं तो पूरे सही है, 100 सही है, तब भी मेरा नहीं बन रहा। अब देखो मैं सबके डाटा डिस्टर्ब करता हूँ, अब इस पहले वाले के 100 रखूंगा, फिर इसका 80, ये जो 80 आ रहा है ये 80 रहना चाहिए, अब क्यों डिस्टर्ब हो रहा है देखो भाई तुम। ये करा मैंने दूसरे का, इसका कर देता हूं मैं 80, ये कर दिया भाई मैंने 80। अब पहले वाले का टी स्कोर कितना गया 72। अब देखो जिसके की 100 सही है, अब अगले वाले का मैं कर देता हूँ 70 सही है, ये कर दिया 70। अब इसका टी स्कोर कितना हुआ 66, जबकि स्कोर किसका कम हो रहा है नीचे वालों का, और इसका तो अभी भी 100 की 100 ही है, फिर भी इसका टी स्कोर घट रहा है। क्यों घट रहा है भाई, क्यों घट रहा है सोचें, क्योंकि इसमें अगर एक भी लड़के का स्कोर घटता है तो मीन घटता है, और मीन इफेक्टेड होगा तो एसडी इफेक्टेड होगा, और एसडी इफेक्टेड होगा ये टी स्कोर भी इफेक्टेड होगा, क्योंकि आपका टी स्कोर निकालने में सभी का जो मीन है और सभी का जो एसडी है वो भी यूटिलाइज हो रहा है। तो जब एम और एसडी डिस्टर्ब होंगे तो आपका टी स्कोर भी डिस्टर्ब होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो 100% सही है तो मेरा टी स्कोर पूरा जुड़ना चाहिए, तो किसी परिस्थिति में वो जुड़ेगा और किसी में नहीं जुड़ेगा। तो अभी मैंने 2 का डाटा चेंज किया, अभी देखना आप यहाँ पे देखना इस 100% वाले के, अभी मैं तीसरे का डाटा चेंज कर रहा हूँ भाई, इसका कर देता हूँ मैं 75, ये कर दिया मैंने 75, तो टी स्कोर कितना गया 66.10। अब ये चौथे का कर देता हूँ मैं 60 ही कर देता हूँ 60, ये मैंने कर दिया 60, तो इसका टी स्कोर देखो कितना रह गया 64 रह गया। अब मैं अगले के फिर से कर देता हूँ 70, ये 70 कर दिया, अगले के कर देता हूँ मैं 65, टी स्कोर देखो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अब इसका टी स्कोर बढ़ना चालू हो गया 65, इसके भी मैं कर देता हूँ भाई 75, ये मैंने 75 कर दिए, इसका भी टी स्कोर कर देता हूँ मैं 60, इसका टी स्कोर 71 हो गया। अब मैं इसके कर देता हूँ भाई जो सेकंड लास्ट है इस वाले के 75 कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने 75, तो ये कर दिया मैंने 75, तो टी स्कोर जो है ये थोड़ा नीचे सरक गया,
कोई नहीं, तो मैं मिटा देता हूँ, तब देख लेना। जूम कम करना पड़ेगा थोड़ा। देखें भाई, तो अब इस वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, अब समझना है तो भाई टाइम तो लगेगा, है ना। ये 74 पहुंच गया इसका स्कोर अभी इस वाली सिचुएशन पे, जबकि मैं और के कम ज्यादा कर रहा हूं, तो मैंने इनके स्कोर डिस्टर्ब करे। यदि मैं एक का भी एक्स डिस्टर्ब होता है तो उससे मीन डिस्टर्ब होता है, मीन डिस्टर्ब होता है तो एसडी भी डिस्टर्ब होता है, और एसडी और एम डिस्टर्ब होंगे तो आपका स्कोर भी इफेक्टेड होगा। अब इसने किए तो 100% है, लेकिन फिर भी इसका टी स्कोर 74 है। अब देखो, यदि मैं एक का भी टी स्कोर फिर से डिस्टर्ब करता हूं इनमें से, तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे जो इसका ये आ रहा है 75, 75 आ रहा है, उसका कर देता हूं मैं कुछ चेंजेस। 75 की जगह जो आपका ये हाईलाइट हो रहा है, इसको देखें, इस 75 की जगह मैं कर देता हूँ 90, 100 कर देता हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ही कर दिया इसका भी, तो इसका टी स्कोर देखो 67 ही रह गया, जबकि मैंने क्वेश्चन तो सिर्फ इसके चेंज किए ना 100, लेकिन इसका टी स्कोर अभी 74 से कितना घट के आ गया, 67 आ गया। तो भाई आप ये नहीं कह सकते, अच्छी तरह समझ लो इस बात को। अब हम नेक्स्ट एक्सेल सीट देखते हैं, उसमें और आपके क्वेश्चनों से रिलेट करके देख लेते हैं, तो आपके शायद समझ में आ जाए। बस 2 मिनट और, ये वाला देख लेते हैं। ये आपके सामने, आपकी एक्सेल सीट आपके सामने है भाई। ये टोटल 10 कैंडिडेट हैं, दिख रहा होगा शायद, यही वाला डाटा है क्या। देखें भाई, अब इसको और देख लें, थोड़ा सा आपको दिख रहा हो तो। स्क्रीन तो क्लियर है ना, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं अगर हो जाए तो। देखें भाई, ये आपके सामने दिख रहा है। अब इस बहम में तो बिल्कुल मत रहना तुम लोग कि मैं 42% कर दूं तो पास हो जाऊंगा, तुम्हारे सामने करके बता दिया है ना। तो साइको में ये नहीं कह सकते कि मैं इतना परसेंट कर दूं तो ये हो जाएगा और उतना परसेंट कर दूं तो वो हो जाएगा। अब आपके सामने देखो, ये वाला वही सीन है। यहाँ पर पहले कैंडिडेट के 35 है, मीन गया 30.6, एसडी निकल के आया है 3 पॉइंट इतना, तो पहले का टी स्कोर कितना आ रहा है 63 पॉइंट इतना। अब देखो, मैं इन डाटा को इनको चेंज करता हूं जो ये इधर दे रखे हैं यहीं पर। अब देखना थोड़ा सा इनके डाटा कैसे चेंजेस होते हैं, एक की ओर मैं कर लेता हूं। जैसे इसके सपोज करो अगर इस 25 वाले को हम नोटिस करें, चलो 27 वाले को कर लो। ये 27 वाला आपके सामने है। दो कैंडिडेट पे मैं आपको ध्यान दिलवा रहा हूँ, एक तो ये रहा, एक ये रहा 27 वाला। अब जिसके 27 है उसका अभी टी स्कोर आ रहा है भाई 39.16, और जिसके 35 है यानी 100% सही है, इसके तो 100% सही है। 100% सही होने पर जो है टी स्कोर कितना जा रहा है भाई 63 पॉइंट इतना, और इसके 27 है तो लगभग 27-35 का जितना भी परसेंट होगा, तो ऐसा होने पर इसका टी स्कोर आ रहा है भाई 39.11। अब मैं इसको चेंज करता हूं, आप देखें क्या होगा भाई। भाई बिल्कुल आपको अपने एक्स पे ध्यान देना चाहिए, जो ज्यादा करेगा उसको फायदा रहेगा। इतने दिन से मैं यही समझा रहा हूँ, जो एक्स पे ध्यान देगा वो फायदे में रहेगा। मेरा टी स्कोर इतना हो गया उतना हो गया, अगर ऐसे करोगे तो मरोगे। इधर देखिए 34 की जगह मैं इसको कर देता हूँ भाई 26, ये 26 किया मैंने। अब मैंने डाटा चेंज किया है इसका 26, लेकिन जो ये 27 वाला था अभी यहाँ का देखो कितना आ गया 41 आ गया, और जबकि इसने कुछ किया ही नहीं है, इसने हाथ पैर हिलाया ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसका 39 से कितना हो गया 41 हो गया। आगे देखें फिर, अगले का मैं एक का और चेंज कर देता हूँ। इस 32 की जगह मैं कर देता हूँ भाई 28 कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने 28, ये कर दिया मैंने 28। अब देखो, मैंने इन दो कैंडिडेट का डाटा चेंज किया है सिर्फ, आप यहाँ पे देखें भाई, सिर्फ और सिर्फ इन दो कैंडिडेट का डाटा चेंज किया अभी आपके सामने। इन दो कैंडिडेट का जो 35-34 थे उनकी जगह 26-28 कर दिया।
तो जब 26-28 नहीं था उस केस में 27 वाले का टी स्कोर आ रहा था 39, सिर्फ इतना। अब जैसे ही मैंने ये 2 टी स्कोर चेंज किए तो इसका टी स्कोर कितना आ गया देखना भाई, 42 पॉइंट कुछ, यानी ये पास हो गया, जबकि इसने कुछ किया ही नहीं है, ये इसने तो 27 क्वेश्चन करके छोड़ दिए बस। अब जो हो रहा है वो औरों के टी स्कोर के कारण हो रहा है, यानी औरों के कम ज्यादा करने से मीन इफेक्टेड हो रहा है और मीन से एसडी इफेक्टेड हो रहा है, और एसडी और एम इफेक्टेड होंगे तो आपका टी स्कोर भी इफेक्टेड होगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि दूसरे लड़कों के ऊपर निर्भर हो गया ये टी स्कोर, आपका ज्यादा बनना है या कम बनना है या एवरेज बनना। आगे समझ में? तो सिर्फ आप कितना कर सकते हैं इसमें से, सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपका एक्स आपके हाथ में है, आप 165 में से 165 क्वेश्चन के लिए प्रयास करें, आपका ध्यान टी स्कोर पर और आउट ऑफ 30% जुड़ने पर नहीं होना चाहिए। जो होना होगा अपने आप हो जाएगा, जो कैलकुलेशन करेगी आरडीएस को कर लेगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपका एक्स सुधारना है, आपको अपना अभ्यर्थी द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या वो मैक्सिमम होनी चाहिए बस। तो आपका फोकस जो बटा हुआ है, मेरे तो इतने जुड़ रहे हैं, मेरे तो उतने जुड़ रहे हैं, इस सबको भूल जाओ और ये देखो कि मेरे 165 में से 165 क्वेश्चन सही क्यों नहीं हो रहे हैं, तो शायद आपका कुछ भला हो पाए। देखें भाई, तो अब ये 42 हो गए, फ्री फोकट में पास हो गया, और इसका देखो कितना पहुंच गया, इसका 66 पहुंच गया। अभी मैं 1-2 का डाटा और चेंज करता हूं तुम्हारे सामने। तो एक ये मान लो कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट का ही है भाई, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट में 35 क्वेश्चन होते हैं, तो इसका और चेंज करते हैं, हम इसका 29 कर देते हैं, 29, ये एंटर दबाया तो देखो ये 69 पहुंच गया, ये 43 पे पहुंच गया, बढ़ रहा है। आगे मैं करता हूँ, आगे लेके फिर चेंज करता हूँ, 31 की जगह इसका हम कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, मान के चलो इसका कर दिया हमने 26 कर देते हैं, 26, ये 26 कर दिया, तो ऊपर वाले का 43 ही रह गया। इधर देखें तो ये 326 कर दिया, 26 ना करके 326, थोड़ा डाटा गलत फीड कर दिया यहाँ पे, इसको 26 करना था एक्चुअली, इतना गड़बड़ होना नहीं चाहिए था जितना हो गया। ये 26 किया तो अब देखो इसका टी स्कोर पहुंच गया 70 और इसका टी स्कोर पहुंच गया 45, फ्री फोकट में बढ़ रहा है, दूसरे डिस्टर्ब कर रहे हैं, टी स्कोर को हिला रहे हैं। तो आप समझ जाएं टी स्कोर की डिपेंडेंसी एम और एसडी पे होती है, जो कि दूसरों का कैंडिडेट का भी उसमें रोल होता है, तो इसलिए टी स्कोर, और मैं तो ये कहूंगा टी स्कोर और परसेंटेज को आप भाड़ में जाने दो, आप ध्यान दो 165 में से 165 सही क्यों नहीं है बस। देखें भाई, इनको भी चेंज कर देते हैं, चलो तो भाई तुम खूब करके देखो, जैसे तुमको करना है तुम्हारी इच्छा है। 30 में से हम कर देते हैं, इसके 27 कर देते हैं, ये कर दिया 27, ये 33 वाले की जगह हमने कर दिया भाई 28, ये एंटर दबाया तो उसका 77 पहुंच गया। देखो क्या हुआ, इसका 77 पहुंच गया, इसका 47 पहुंच गया, पहुंच गया तो पहुंच गया। इसको भी चेंज कर देते हैं, चेंज क्या, ये तो है ही। अब इसको अपन उल्टा चेंज करते हैं, देखो जैसे जैसे मैं ज्यादा करूंगा यानी ज्यादा नंबर वाले कैंडिडेट बढ़ते जाएंगे, इसका टी स्कोर घटता जाएगा, देखना जैसे जैसे ज्यादा नंबर वाले कैंडिडेट बढ़ते जाएंगे, इस कैंडिडेट का जो टी स्कोर ज्यादा अभी 77 आ रहा है, ये घटता जाएगा, देखना पहले वाले का टी स्कोर, अब देखना इसका टी स्कोर घटता जाएगा भाई। देखें यहाँ पे मैं अब इनको डाटा को चेंज करता जा रहा हूं, मैंने 35 कर दिया, ऊपर वाले का देखना घटेगा, इसका मैं 35 करता हूँ, घट गया ना ऊपर वाले का, यहाँ 69 ही रह गया, 70-72 जो आ रहा था इसका भी 69 रह गया। अब और करता हूँ, औरों के भी 34-35 कुछ करते हैं भाई, ये 27-27 करेंगे ऐसा थोड़ी है, होशियार लड़के भी तो होते हैं। ये 35 कर दिया, इसका भी 35 कर देते हैं, एक का ये कर दिया, एक के कर देते हैं हम 34 कर देते हैं, चलो 33 कर देते, 32 कर देते हैं, ये 32 कर दिया, मान के चलो इसके 32 चाहिए, इसके जो है 31 सही है, मान लिया 31 सही है, इसके 26 वाले के मान लिया कि 29 सही है, 29, ये कर दिया भाई 29, इसके मैं कर देता हूँ 26 वाले के 30 कर देते हैं भाई, 30, ये लो 30, और इसके मैं कर देता हूँ 32, 32, ये कर दिया 32, एक रह गया इसमें जो फिगर नहीं आया 33, तो इसका मैं कर देता हूँ 33, 33। अब देखो
ये वाला सिचुएशन आपके सामने है, एक के 35 सही है इंटेलिजेंस टेस्ट में, एक के 29 है, एक के 31 है, एक के 32 है, एक के 30 है, 35 है, 28 है, 32, 33 और 35। उस दौरान एसडी कितना जा रहा है भाई? एसडी जा रहा है 32, और इस दौरान टॉपर का जो 35 क्वेश्चन है जिसका 100% है उसका टी स्कोर जा रहा है सिर्फ 62। तो अभी डिस्टर्ब हो रहा है तो हो रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है भाई? और देखो जो ये कहते हैं ना, एक बार फिर देख लें कि इतना करने पर पास हो जाते हैं, इतना करने पर पास हो जाते हैं, तो ये तो खैर 42 के आसपास जा रहा है, थोड़ी वैल्यू मेरे को घटानी पड़ेगी, बाकी आप कुछ भी मान लें। चलो एक सिंपल सा आपको दिख रहा है, कौन फोन कर रहा है दुष्ट आत्मा, देखें भाई। इसमें ये 29 क्वेश्चन सही है। अब मेरे को ये बताना कि जो ये 29 है, जो ये कैंडिडेट है, इसको मान लो रामलाल, रामलाल मत मानो इसको, कलेसी राम मानो, कलेसी राम। ये जो कलेसी राम है, इसके 35 क्वेश्चन में से भाई इसके सही हैं 29 क्वेश्चन, और इस कलेसी राम के टाइम पे मीन गया है 32, इसके सही है भाई, सही प्रश्न कितने? 29। उस टाइम पे इसका टी स्कोर, इस कलेसी राम की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जा रहा है 37 पॉइंट इतना, यानी 37 जा रहा है, जबकि होना कितना चाहिए था? 42 या 42 से ज्यादा। अब ये मेरे को बताओ, ये कलेसी राम पास है या फेल है? ये है भाई फेल, ये वाला, ये फेल है। अब 37 पॉइंट कुछ है, मेरे को मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये ढक गया थोड़ा। तो मैं यही समझा रहा था कि ये जो कलेसी राम है, ये क्या है? ये फेल है। 37 पॉइंट इतना है, जबकि पास होने के लिए चाहिए था 42 इतना। अब ये फेल है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 29 है, ये टोटल क्वेश्चन 35 का कितना परसेंट है? तो 29/35 गुना 100 करना भाई, कितना परसेंट है? मेरी थोड़ी मैथ कमजोर है, बहुत साल हो गई मेरे को मैथ की तैयारी की है, लगभग ज्यादा नहीं तो 12 साल तो हो गई, 12 से भी ज्यादा हो गई। तो तुम लोगों की मैथ अच्छी है तो कमेंट करके बताएं ये कितना परसेंट है भाई। 29 क्वेश्चन जो है वो 35 का कितना परसेंट है? चलो मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ, कोई बात नहीं। गुना 100 किया तो 100 किया तो ये आया भाई 82 पॉइंट, बराबर निकल के आ रहा है 82.85%। और इतना परसेंट करने के बाद भी, यानी 82% करने के बाद भी, ये जो कलेसी राम है ये क्या है भाई? फेल है, ये फेल है। जब 82% करने के बाद ये फेल हो रहा है, तो वो लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप 42% कर दें और आप पास हो जाएंगे? बताएं भाई। मेरी तो समझ से बाहर है, आपको समझ में आता हो तो बहुत बात है, बाकी मेरे तो किसी भी, और मैं बोल रहा हूँ इन सब लोगों के पहले वीडियो उठा के देखना, इन सब ने कहा है कि 42% करने पे पास हो जाएंगे। मैंने कुछ आरटीआई के जवाब डाले तो थोड़ी कुछ लोगों की अकल आई थोड़ी सी ठिकाने, बाकी सबकी तब भी नहीं आई। कुछ लोग होते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते रहते हैं, तो कुछ उस टाइप के भी हैं। तो हैं पढ़ो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मिसगाइड नहीं होने चाहिए, मैं इसलिए पुकारता रहता हूँ। आपको लगता है मेरी बातें बुरा, लेकिन वास्तविकता यही है। ये 42% करने पे कह रहे हैं पास हो जाएंगे, और यहाँ तो भाई साहब 82.85 करने पर भी फेल हो रहा है कलेसी राम। और ये कलेसी राम फेल हो गया, इसके 29 क्वेश्चन सही है, और कलेसी राम स्टेशन मास्टर नहीं बनेगा अगर ऐसा होगा तो। आगे समझ में? मेरे हिसाब से टी स्कोर मैंने सारा समझा दिया, तो आप सिंपल सा ध्यान दें। एक बार और आपको यहाँ पे बता देता हूं मैं, छोटा सा, बस 1 मिनट और। तो ये आपका फॉर्मूला था 50+10 x - m अपॉन एस डी। अब इसमें देखो एक्स एम, एम मतलब सभी का औसत, ये भी हमारे टी स्कोर में काम आ रहा है। अब यदि एक लड़का भी कम ज्यादा करता है तो ये एम कम ज्यादा होगा, और कम ज्यादा होगा तो हमारा जो ये पूरा टी स्कोर है ये भी कम ज्यादा होगा। तो हमारे टी स्कोर की डिपेंडेंसी, निर्भरता, वो एम पर भी है और एस डी पर भी है, और एम जो निर्भर करता है, एस डी जो निर्भर करता है, अदर कैंडिडेट के स्कोर पर भी निर्भर करता है। तो सिंपल सा बात है, इसलिए हमारा टी स्कोर पूरा नहीं जुड़ पाता। तो कौन कौन सी सिचुएशन में हम जोड़ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन भी मैंने आपको बना के दिखाई, और चाहो तो आप कर सकते हो, खुद कॉपी पेन लेके करने लग जाना, हो जाएंगे। तो कुछ परिस्थिति कंडीशन विशेष होती हैं जिनमें कि आपका पूरा भी जुड़ सकता है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसी परिस्थिति बने तो, जैसे इनके हमने किया था, एक के 35 कर दिए, सबके 24-24 कर दिए, तब बन जाएगा। एक के आप 35 करके देख लो, बाकी 9 के आप 25-25 कर देना, आपके सामने बन जाएगा।
तो ये तो इस बात को तो बिल्कुल ध्यान रखना, इस वहम में मत जीना कि मैं इतना परसेंट कर दूं तो पास हो जाऊंगा, क्योंकि कलेसी राम 82% करने के बाद भी फेल हो गया। क्लियर है भाई? तो साइको टेस्ट में आप नहीं कह सकते कि मैं इतना कर दूं तो पास हो जाऊंगा। हो सकता है आप 92% करने के बाद भी साइको टेस्ट में फेल हो जाएं, क्योंकि टी स्कोर का जो एवरेज है, एवरेज वो अगर 95-96% चला गया तो डेफिनेटली 92 वाला फेल होगा। तो इसलिए आप साइको टेस्ट में जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें उतना कर लें, सिंपल सी बात है। यही सत्य है, आप सुनो या मत सुनो, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। आ गया समझ में? तो अब सिंपल सा इसमें 3 कॉन्सेप्ट निकल के आए। पहला ये है कि यदि पेपर का लेवल टफ हो तो सभी का स्कोर उसमें यदि कम रहे और उस दौरान हमारा ज्यादा रहे तो उस केस में हमारे लगभग पूरे नंबर जुड़ सकते हैं, टी स्कोर 80 आ सकता है। दूसरा कि और पास होने का जो क्राइटेरिया है वो कम रहेगा, क्योंकि एवरेज कम रहेगा। सभी लोग यदि कम करेंगे स्कोर और उस केस में मेरा अकेले का ज्यादा होगा, मेरे पूरे नंबर जुड़ेंगे, सिंपल सी बात है। और एवरेज कम जाएगा तो पास होने का जो क्राइटेरिया है, वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है, वो भी घट जाएगी। यदि पेपर इजी रहा तो सभी का एक्स क्या होगा, ज्यादा। एक्स ज्यादा होगा तो मीन क्या होगा, ज्यादा। और जब मीन ज्यादा होगा तो इधर माइनस में वैल्यू जाएगी, और माइनस में ज्यादा वैल्यू जाएगी तो आप फेल हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब पेपर इजी होगा तो सभी का स्कोर ज्यादा होगा, सभी का स्कोर ज्यादा होगा तो मीन भी ज्यादा होगा, और मीन ज्यादा होगा तो जो पास होने का क्राइटेरिया है, वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है, वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैंने बताया था एएलपी के अंदर 85 क्वेश्चन 96 में से सही होने वाला कैंडिडेट भी फेल हुआ था, जो कि 88.5% था सही कुल प्रश्नों का। तो 88% करने के बाद भाई लड़के फेल हो रहे हैं, तुम कह रहे हो 42% कर दो पास हो जाएंगे, क्या नशा कर रखे हो क्या? देखें भाई, अगला एक ही आपके समझ में आ गया, कम वाला समझ में आ गया, आपके ज्यादा वाला समझ में आ गया। अब अब सवाल कैंडिडेट के फ्यूचर का है, कैंडिडेट को समझना है या नहीं समझना है, तुम्हारी मर्जी है भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मेरे से भी नहीं हो सकता। आरडीएसओ के लेटर मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। कुछ लोग बोलते हैं आरडीएसओ आरडीए से बाहर है, तो लेटर क्या मैंने टाइप करके उनका नाम लिखा है? मैंने उनके साइन किए हैं, जो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हैं या जो भी हैं। अब तुमको जवाब नहीं मिलता तो इसका मतलब मुझे भी नहीं मिलता। जब लक्षण होंगे तो जवाब मिलेगा ना, जब लक्षण ही नहीं है तो कहां से जवाब मिलेगा? देखें भाई, तो यही नहीं पता उनको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब फिर वही बात आ जाएगी कि साहब आपको ही क्वेश्चन पूछना आता है। देखें, छोड़ें खैर इस बात को, इसको चेंज कर लेते हैं, एक को बस एक स्थिति और देख लें भाई। अब कई लड़के इनके गलत गाइडेंस के कारण फेल होते हैं। अब तुम रह गए 42% के भरोसे में, तुम रह गए 42% के भरोसे में, तुमने सोचा कि यार ये तो 42 की कह रहे हैं, चलो मैं 70% कर देता हूँ। अरे भाई 71% करने के बाद भी कलेसी राम फेल था थोड़ी देर पहले, तो 70% वाला भी फेल है। तो ये तुम उनके गलत गाइडेंस के कारण फेल हुए, इसलिए मैं सही कहता हूं तो लगता हूं बुरा। देखें भाई, अब इसको चेंज कर देते हैं हम भाई, लो चेंज कर लो। जैसे इसको कर लेते हैं हम 25, 25, 25, 25, 25, ये भी 25। सबका टी स्कोर प्रभावित हो रहा है, ऊपर वाले का भी हो रहा है। देखो इसका बढ़ रहा है, 66 हुआ, घट रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो मैं औरों के भी कर देता हूँ, 25, 70 पहुंच गया, ये फिर मैंने कर दिया 25, तो ये 80 भी हो गया। यदि ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाए कि आपके 35 हो, सभी के 25 हो, तो भी आपका कितना हो जाएगा, 80 पहुंच गया पूरा करने वाले का। और एक और कंडीशन में बता देता हूँ, बाकी बनने को तो कई बन जाती है। यहाँ पे मैं सबकी वैल्यू 34 34 कर देता हूँ, 34 34 34 34, इसको भी मैं कर देता हूँ 34, इसको भी कर देता हूँ 34 34 34 और ये 34। अगर सबके 34 34 34 है, उस केस में भी जो पहला कैंडिडेट है इसने 100% किया है, इसका जो स्कोर है टी स्कोर ये टी स्कोर ये कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो 80 इस सिचुएशन में बन सकता है। तो कई परिस्थिति ऐसी बन सकती हैं जिनमें टी स्कोर पूरा जुड़ सकता है, पूरे नंबर भी जुड़ सकते हैं। आ गया भाई समझ में? तो ये था आज का आपका सारा सार। अब आप समझें तो आपकी मर्जी। बस एक ही मैसेज है आपके लिए कि 165 में से 165 मेरे क्यों नहीं है, आप इस पर फोकस करें, क्यों सही नहीं है। आपका टी स्कोर आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि उसमें एम और एसडी का भी रोल है। एम हर लड़के के स्कोर से इफेक्टेड होता है, एसडी भी इफेक्टेड होता है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स है, इस पे ध्यान दे लो भाई, ठीक है। और इन गलत लोगों के झांसे में मत आओ
यदि आप किसी की मौखिक निराधार बातों पे विश्वास करते हैं, सिर्फ मैं कोचिंग के स्टूडेंट के लिए फिर बोल रहा हूँ। आज फिर एक कैंडिडेट आया था सुबह जब ऐप पर क्लास चल रही थी, वो बोला कि सर फलाने जगह तो लड़के ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा फलाने जगह के लड़के तो ये बोलेंगे रोड पे जा और अभी कूद जा ट्रेन के आगे, कूद जा, कुएं में गिर जा। जब मैंने आपके आरडीएसओ के जवाब आपके लेटर पे डाले हुए हैं, आरडीएसओ का जो लेटर का जवाब है सारे आरटीआई के, वो यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। अब आरडीएसओ से बड़े हो गए क्या वो लड़के और वो पढ़ाने वाला? मैं भी नहीं हूँ भाई आरडीएसओ से बड़ा। तो जो आरडीएसओ का फैक्ट है वो मैंने आपको बताया। मैं अपना कुछ नहीं बताता। आ गया समझ में? मैं अपनी एक अक्षर भी नहीं जोड़ता हूँ। दिमाग से निकाल देना। तो जो है वो तथ्यों पे बेस है। ऐसे नहीं किया मैं मौखिक निराधार बातों में ही कह दिया। तो आप किसी की भी, मैं कोचिंग वाले स्टूडेंट को स्पेशली कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाया था, वही रूल आज हैं और वही पहले हैं। आप किसी की कही हुई बातों से प्रभावित ना हो और जो मैंने बताया था वो सच बताया था, आरडीएसओ का ही आपको बताया था। तो आप आरडीएसओ सर्वोपरि है या वो अन्य कोचिंग वाले या आपके यार दोस्त सर्वोपरि हैं? मैं कह रहा हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आरडीएसओ आपका साइको टेस्ट लेगी तो आरडीएसओ से बड़ा कोई नहीं है। तो आपको आरडीएसओ के रूल मानने हैं या नहीं मानने हैं, वो तुम्हारी मर्जी। भाई अदर कोचिंग वाले या अदर कोचिंग स्टूडेंट तो ये कहेंगे कि आप कुएं में गिर जाओ तो गिर जाओ मेरे लेके तो। आगे समझ में? लेकिन आरडीएसओ नहीं कहेगी कि आप कुएं में गिर जाओ। तो आरडीएसओ की बात अगर आपको माननी है तो आपकी मर्जी है, नहीं माननी तो आपकी इच्छा है। आप पीछे चैनल के सारे वीडियो खोल के देखें, मैंने एक-एक लेटर सब कुछ डाला हुआ है, क्या नहीं है। तो वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो उनसे आरडीएसओ, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ से सर्वोपरि कोई नहीं है। फिर भी आपको अगर उनकी बात नहीं माननी है तो आपकी मर्जी। क्लियर है भाई? तो सभी के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी सारा कुछ मैं समझा दिया। ठीक है भाई? तो कलेशी राम नहीं बने, स्पेशली कोचिंग वाले लड़कों से कह रहा हूँ। कोचिंग वाले लड़कों से फिर बोल रहा हूँ, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में या किसी और टेस्ट में दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने वीडियो डाले हैं उनसे कुछ समझें, थोड़ा सीखें। कलेशी राम नहीं बने, यदि कलेशी राम बने तो फेल होएंगे फिर बोल रहा हूँ। आपको चाहे बुरा लगे तो लगे। आगे समझ में? और यदि टेंशन फ्री होके फ्री ऑफ माइंड से आप साई को देंगे और टेंशन नहीं लेंगे, एक बार इधर चले गए तो चले गए, चाहे कुआं मिले चाहे खाई गिरे। यानी या तो चाहे कुआं हो चाहे खाई हो, गिर गए तो गिर गए, अब होगा जो देखा जाएगा। तो इस तरह का एटीट्यूड रखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो दुविधा वाली स्थिति रहोगे ना, इधर कुआं है इधर खाई है, अब सोच रहे हैं इधर जाऊं या नहीं जाऊं, पहले एक कदम जाते हैं फिर वापस आ जाते, नहीं है तो कुआं है। अगर इधर एक कदम बढ़ाते हैं, नहीं इधर तो खाई है, फिर वापस आ जाते हैं। फिर सोचते हैं यार जाना तो चाहिए, फिर कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं, कहीं जा ही नहीं रहे, बस यहाँ बीच में खड़े हैं। तो ऐसी दुविधा वाली स्थिति में आप रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो या तो कुएं में गिर जाओ या खाई में गिर जाओ, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब है आप थोड़ा टेंशन कम लें और ज्यादा सोचे नहीं। रेलवे ने भी ये कहा है कि आप ज्यादा प्रश्नों पर सोच विचार नहीं करें। यदि जितना ज्यादा आप सोच विचार करोगे उतने ही फंसते चले जाओगे। और क्वेश्चन को कैसे भी डिजाइन किया जा सकता है आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए। तो सिंपल और सादा सोचें, ज्यादा कुछ गहराई में ना सोचें। मैं बोल रहा हूँ निश्चित रूप से आपकी सफलता होगी, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। और जितना आप गहराई में सोचते चले जाओगे उतना फंसते चले जाओगे, ये फैक्ट है साइको टेस्ट के अंदर। क्लियर है? तो ज्यादा नहीं सोचे, सिर्फ मोटा-मोटा सोचें और क्वेश्चनों के जवाब दें और टेंशन फ्री रहें। आपको कोई फेल नहीं करेगा। क्लियर है भाई? तो सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।